तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं अशफाक इसाक सत्ती। अच्छा मदिहा, आपको पता है कि जब जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं या एंकर्स होते हैं उनसे एक सवाल किया जाता है कि जब आप ये ब्रेक में जा रहे होते हैं और जब कैमरा जूम इन या जूम आउट हो रहा होता है तो आप उस दौरान क्या बात करते हैं? उसमें क्या बातें कर रहे अच्छा, होते तो हैं? पहले ये कहा जाता था कि जी हम वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हमारी आवाज़ ऑन एयर ना चली जाए, हम ऐसे ही बात कर रहे होते हैं या ऐसे ही इशारे कर रहे होते हैं। लेकिन हम आपको पूरी यकीन दहानी करवाते हैं इस बात की कि मैं और मदिहा नकवी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जब भी ऐसा होता है कि हम बात करते हुए जा रहे होते हैं हम वाक़तन गॉसिप कर रहे होते हैं। हम वाक़तन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम जुबान यूं इशारे कर रहे हो। हमें तो सारे गॉसिप जो है ना वो यहाँ जैसे हम बैठते हैं हमें अपने गॉसिप भी याद आ जाते हैं और इसके बाद आगाज जैसे शो का आगाज करने लगते हैं तो कुछ पॉइंट मुझे इस वक्त याद आते हो क्योंकि तो मैंने सती को ये बताना था। तो कुछ अब बात ऐसी है कि हम समझ जाते हैं, हम एक दूसरे को एक वर्ड का हिंट देते हैं और अगला बंदा और शो खत्म होने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है और जारी और सारी रहता है। मैं सोची किसी दिन हमारा माइक अगर खुले रहेगा तो बहुत ज्यादा रेटिंग आ जाएगी। बहुत ज्यादा रेटिंग। तो बस आप ग्लूड रहिए अपनी टीवी स्क्रीन से और उसके साथ हमें बता दिए गया खुदा दा वास्ता है तुसी अपनी गल्लां घट करो, काम की बातें करें, यानी कि काम की बातें मतलब खबरें दें, वो भी काम की होती है। Only if you are interested. कुछ गॉसिप्स ना बड़े मजेदार होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, लोगों का मूड उससे लाइट हो जाता है। हाँ, बस आपके गॉसिप झूठ पे मबनी ना हो और आपके गॉसिप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर रहे हो तो फिर वो गॉसिप है। मजाक बनाने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क है। बहरहाल अब जनाब क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, आज क्या दिन है, आज क्या खास दिन है? आज है चाय के हवाले से कुछ दिन मनाया जा रहा है। जी, आज एक और दिन मनाया जा रहा है चाय के हवाले से। एक और दिन एक मई में मनाया जाता है, एक मई में था और एक आज भी मनाया जा रहा है। और क्यों ना मनाए, पाकिस्तान में तो देखा जा सकता है। ये मेरे हाथ में भाप उड़ाता कॉफी का, मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसमें मैं चाय मंगवानी थी, मैं बताना भूल गया। अच्छा, आपने क्या मंगवाई? ये ब्लैक कॉफी है। आपकी ब्लैक कॉफी, ठीक है। मैं चाय का दिन है तो विल एंजॉय द टी इंशाल्लाह 10 बजे। लेकिन यह है कि चाय का दिन मनाया जाए, उस पर बात करेंगे कि क्यों मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, इसकी अफादियत क्या है, सारी चीज़ें सर्दी के हवाले से भी बात करेंगे। पुरजोर चौथी दफ़ा फरमाइश पे सर्दी पे लाजमी तौर पर हम बात करेंगे बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, धुंध बढ़ती जा रही है, लोग किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। दुनिया भर में आज चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी भी हैं चाय के बड़े दीवाने, चाय पीने के ढूंढते हैं बहाने। मुल्क भर में सर्दी की धुआंधार एंट्री, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी सर्द हवाएं मेहमान, ठंड बढ़ने का इम्कान। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद मजीद 1% बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने की तैयारी। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे उस मशरूब की जिसको अगर हम पाकिस्तानी कौमी मशरूब का दर्जा भी दे दे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं चाय की। एक तो चाय का आलमी दिन मनाया गया था मई में, और ये वो चाय नहीं जो हम दूध पत्ती काढ़ के पीते हैं और फेंट के पीते हैं, बल्कि वो दूसरी हर्बल टीज थी और हर्बल टीज ही थी। मतलब अगर देखा जाए तो आज से 5000 साल पहले कहा जाता है जो इसका ओरिजिन था वो चाइना से था, वहाँ चाय पी जाती थी। वो तो फिर जब अंग्रेज हमारे पास आए, फिर अंग्रेज अपनी ब्लैक टी लेकर आए, फिर क्योंकि हमने तो अपना देसी तड़का लगाना था, हमने तो उसमें डाली दूध को पकाया और इतनी शानदार चाय बनी। और ऐसी चाय बनी कि पाकिस्तान में सालाना एक शख्स 900 कप चाय नहीं, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं। सही कह रही हूँ, एग्जैजरेशन चेक करो। 900 कप। ओ भाई, मैंने अभी आप जब बोले जा रही थी मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था कि मैं कितनी पीता। मैं एक दिन में कम से कम 4 से 5 या 6 कप पी लेता हूँ। तो इस हिसाब से ये 1300-1400 कप बनते हैं। और लोग कई हैं जो पीते चले जाते हैं। और चाय में क्या क्या लवाजमात हैं देखें, अदरक होनी चाहिए, उसके अंदर इलायची होनी चाहिए, उसमें सौंफ होनी चाहिए, और उसके बाद फिर चाय जो बनती है उसमें क्या कभी वो बादियान का फूल भी बहुत जबरदस्त टेस्ट ऐड कर देता है। अच्छा चले, वो डिफरेंट टेस्ट है, वेरिएशंस होनी चाहिए ना चाय में थोड़ी। 5 कप चाय पी जाते हैं, 5-6, फिर भी रंग काला नहीं हुआ। इसका मतलब बातें बनी हुई, दिल काला हो गया, रंग नहीं हुआ। चले जी, एक हमने रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। जब मकामी लोगों ने नंदू को चपेड़े मारी थी और उसके बाद फिर हमने उनको रेस्क्यू किया था, हमारे जवानों ने जाकर उनको रेस्क्यू किया, लेकर आए, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब चपेड़े तो खाली हुई थी दरमियान में।
तो उस पे सूजे मुंह के साथ जो कहते हैं टी इज फैंटास्टिक, नहीं, टकोर हो रही होगी आप मेरे ये ख्याल देखें से। कि कोई जुमला इंसान की पहचान बन जाता है। अच्छा, एक और चीज ना कि नॉर्मली ये जो पायलट्स वगैरह होते हैं, भले किसी भी एयरफोर्स के, उनको सिखाया जाता है कि आपने वहां पर किस तरीके से डिस्गाइज करना है और अपने आप को करना है। लेकिन जब जहाज गिरा ना अभिनंदन तक, तो इसको पता नहीं था कि ये इंडिया या पाकिस्तान। और वो जो ठीक है? लोग थे उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर था, उन्होंने पागल डिसीव किया, बनाया। उन्होंने डिसीव किया। उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा तुम इंडिया में हो, नीचे तो आओ जरा। और उसने जब उसने नारा लगाया तो उसके बाद जो तो लोग थे तो फिर उन्होंने जाके, खैर जो दुर्गत की वो आपके सामने थी। खैर हम क्योंकि बात करें चाय की, और भारत को भी हमारी तरफ से चाय का ये दिन बहुत बहुत मुबारक। और अगर चाय अच्छी पीनी हो तो जनाब हम मेहमान रेसिपी नवाजी ले में ले जो बहुत अभिनंदन अच्छे, को हमने पिलाई थी। हम बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा जी, चाहे आप कोई लाहौर में रहें, आप कराची में रहें, सबसे ज्यादा जो मुझे सती चाय पीने का शौक होता है वो होता है मैं किसी कोयटा के ढाबे पे जाऊं। हाँ। तो कोयटा से अपनी नुमाइंदा को लेंगे, हमारे साथ अतिया अकरम मौजूद होंगी। साथ में लाहौर में, क्योंकि लाहौर में चाय का कल्चर तब बहुत ज्यादा रूज पर आ जाता है, बाहर बैठ के चाय पीने का कल्चर, जब सर्दियां आती है। और आपको पता अच्छा, है वैसे सर्दियां आ रही कंपैरेटिवली हैं। मैंने ये देखा है कि लाहौर से ज्यादा कराची में बहुत ज्यादा आम है। Yes. लाहौर में अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से परवान चढ़ा है। ये अभी पिछले 3-4 सालों में ये जो नए नए ढाबे और खुलने शुरू हुए हैं। सती वसल में बात है कि लाहौर में क्योंकि सर्दियों में चाय बाहर बैठ के एंजॉय की जाती है, वरना बहुत बहुत गर्मी होती है। हमारे साथ नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तो अतिया से भी जानेंगे और नज़ीर भट्टी से भी जानेंगे, और उसके बाद फिर हम कराची का भी रुख करेंगे। तो पहले तो हम जरा रुख करते हैं कोयटा का। अतिया हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, अभी जैसे मैं सती से बात भी कर रही थी कि चाहे हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हों, मैं तो उसी जगह पे ज्यादा रिलाई करती हूँ जहां पे मैं लिखा होंगे जी कोयटा के ढाबे की चाय। तो कोयटा वाले कौन सी चाय पे रिलाई करते हैं, ये बताएं पहले। जी बिल्कुल मदीहा, सर्दी हो या गर्मी, चाय के बगैर मेरे ख्याल में कोयटा वालों का जो जीना है ना, उसका तसव्वुर ही नामुमकिन है। अब चूंकि मौसम ठंडा है तो इस मौसम में कोयटा वाले जो हैं वो चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो गर्मियों में भी चाय इस्तेमाल की जाती है। कोयटा में ज़्यादातर ग्रीन टी और सब्ज़ चाय और सुलमानी चाय, जिसे ब्लैक टी कहा जाता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और सर्दियों है वो इसकी जो जिद्दत है ना, थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। शदीद ठंड में जो है वो ब्लैक टी जो है उसमें दालचीनी ऐड की जाती है, तो थोड़ी सी उसमें उसकी जो तासीर है वो गर्म हो जाती है। और ग्रीन टी में जो है सौंफ, अदरक, पुदीना और इसके साथ साथ सब्ज़ इलायची इस्तेमाल की जाती है, ताकि मौसमी, और साथ साथ उससे ये होता है कि मौसमी असरात से गले की ख़राबी और ठंडक का जो असर होता है वो भी कम होता है। और अगर यहाँ पर हम दूध वाली चाय का इस्तेमाल की बात करें तो दूध वाली चाय भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मेहमान नवाजी का होता ये है ना कि चाय दरअसल के जब आप बगैर जो है चाय वो पीने के लिए बैठे हो और इस तरह से चाय बन रही हो और मेहमान आपके घर में आए, तो अक्सर वो पूछते हैं कि चाय बना रहे हैं या आप खाना ही पाए बना बना रहे रहे हैं, या साथ ही आप थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के बस यही सालन बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ऐसा वहाँ पर भी, कोयटा में भी यही देखने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दूध वाली चाय है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गर्मियों में जो है दूध वाली चाय जो है उसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची डाली जाती है ताकि उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाए। लेकिन सर्दियों में जो है वो सही गरम मसाले का तड़का लगाया जाता है चाय को। चाय में जो है दालचीनी, बादियान का फूल और उसके साथ साथ लौंग, उसके साथ जो है सौंफ और सब्ज़ इलायची इस्तेमाल की जाती है और अदरक डाली जाती है। भी देती है। अतिया, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि सर्दियों में चाय का फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। लाहौर में हम जाएं तो लाहौर में चाहे सर्दियों या गर्मी, मोस्टली लोग कहते हैं जी मलाई मार के चाय ले आओ। नज़ीर भट्टी साहब, कैसी मिलती है लाहौर में चाय, लोगों को तो बताइएगा। जी, लाहौर में मुख्तलिफ किस्म की चाय जो है वो मिलती है, और उसमें सादा चाय, फिर दूध पत्ती, और उसके साथ कश्मीरी चाय, फिर सब्ज़ तो चाय, और इसके साथ जो है वो और ये चीज़ें जो है वो मलाई ऊपर जो है वो डाल के, और इसके साथ साथ शक्कर की चाय, गुड़ वाली जो चाय, अमूमी तौर पर तो चीनी की चाय जो है वो बनती है, लेकिन गुड़ वाली चाय जो है ना वो भी खासी काफ़ी है, लेकिन महंगी जो है वो मिलती है। दूध पत्ती का रेट जो है वो भी ज़्यादा होता है, और आम चाय जो है ना वो भी खैर सब तो खासी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन चाय का जो मज़ेदारी की बात यह है कि जब तक किसी को चाय पेश न करे तो लगता नहीं है कि कोई मेहमान आया था और उसकी मेहमान नवाजी चाहे वो की गई, खाना खिलाया तो खाने के बाद चाय ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वैसे मिलने के लिए आए तो एक शिकवा भी होता है कि लो जी उसने तो मुझे जो है वो चाय भी नहीं पूछी। तो यही एक हम चाय अगर हम उसको पिला दें, उसे दुनिया जहान की नेमतें खिला दो, सर्दियां हो, चाय जरूरी है, चाय जरूरी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि आजकल जो है ना, पिछले 3-4 साल में, यानी कि 2016 ऑनवर्ड्स, उससे पहले हम देखते थे कि बहुत कम ढाबे लाहौर में पाए जाते थे जो खास कोयटा टाइप के ढाबे हैं। अब तो बड़े वो फैशनेबल किस्म के वो ढाबे खुल गए हैं जिनके तरह तरह के नाम आ गए हैं। तो आपके ख्याल में ये ढाबों का रुझान कोयटा वालों का अब भी वहां पर कम है, या ये भी खुलते चले जा रहे हैं क्योंकि इनकी चाय निस्बतन कम कीमत होती है?
और चैनक के साथ में हाँ देखिए वो जो यहाँ कोयटा को तो इतना ज्यादा नहीं है, कोयटा के यहाँ पराठे कुछ मशहूर हैं और उसके साथ चाय, जहाँ भी कोई इस तरह का खाने पीने की कोई चीज हो तो चाय वाला जो है ना वहाँ जरूर है। पिशावर की चाय जो है ना वो यहाँ खासी, और खासतौर पर कहवा। अभी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मार्केटों में जो है ना वो जिस तरह से पिशावर में जो है वो केतली में जो है वो डाला हुआ है कहवा, और उसके नीचे जो है उन्होंने कोयले रखे हुए हैं, और साथ छोटे छोटे कप, जो कि यहाँ लाहौरी तो जरा बड़े कप और मग्गे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्याले भी, वो भी प्याले भी, और छोटे छोटे प्याले। प्याले उसके बाद पे जब बाकर खानी आ जाए तो मजा आता है, वो उन प्यालों में डोब क्या वो खाएं। एक तो कप होता है, एक प्याली होता है और एक प्याला होता है जो बड़ा डेफिनेटली बड़ा, जी जी बिल्कुल वो होता है। आपके पीछे मैं देख रही हूँ, हाँ, और वो जो है ना आपके पीछे मैं देख रही हूँ जो शख्स चाय भी बना रहे हैं, फेंट के बना रहे हैं, उसके बाद वो हाथ में डाल के वो टेस्ट भी करे कि चाय में वो टेस्ट आए कि नहीं आया। और इस वक्त तो क्योंकि चाय का सीजन है, वो भी कश्मीरी चाय, तो लक्ष्मी की प्लीज आपने जब वो कश्मीरी चाय पीनी है वो उस पेड़े के साथ आपने मुझे जरूर याद करना है, तस्वीर भेज दीजिएगा, हम शो में जरूर चलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नजीर भट्टी और अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद थे। ये भाई लाहौर की देखिए, मुझे लक्ष्मी चौक की वो कश्मीरी चाय याद आ गई, रोना भी आ रहा है मुझे अब। मैं बहुत सेंटी मुझे एक बात बताएं, ये खाने की चीजों से आपको रोना क्यों आता है? मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ, मेरे जज्बात जो है ना वो एकदम अच्छा, जाग ये जाते हम हैं। जस्ट टू टेल द पीपल कि हम चाय के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पहले मुझे ख्याल नहीं आया, इसके ऊपर कुछ और भी रख देते हैं। बहरहाल भाई बात यह है कि चाय का तस्करा करें और शहर कायद कराची की बात न करें। शहर कायद वो शहर है कि जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हर रंग नस्ल कौमियतों के लोग यहाँ पर आबाद हैं और चाय की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पूरे पाकिस्तान में कराची में होती है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर चाय के ढाबे मौजूद हैं। दूसरे वो जो फैशनेबल ढाबे जो हैं जिनके बड़े मतलब ज़बरदस्त किस्म के नाम कहीं से अखज़ कर करके रखे गए, वो भी अपनी जगह काम करें, लेकिन ये जो चाय के ढाबे मौजूद हैं, तो अफजल परवेज़ हमें ज़रा बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या बताना चाहेंगे। अफजल खान, बल्कि अफजल खान बताइए जी। अफजल खान जी देखिए, दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम चाय की रसिया कौम है। अगर मैं ये कहूँ कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चाय पी जाती है तो गलत नहीं होगा। मैं चूँकि एक चाय खाने पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो लोग चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या जो चाय बनाकर बेच रहे हैं, उन तमाम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चाय कितनी ज़्यादा हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और चाय के बगैर भी क्या रहना मुश्किल है। आप बताएं कितनी चाय पी लेते हैं और कितना शौक है चाय पीने? चाय दिन में तकरीबन 3-4 दफ़ा पीते हैं जी हम, और चाय के बगैर सुबह का आगाज़ नहीं होता है जी। चाय पीते हैं, इंशाल्लाह फिर सुबह का आगाज़ करते हैं जी। कोई भी मौसम हो, चाय जो है वो पीना लाजमी है। आप बताइएगा सर, चाय से कितने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं आप? ये चाय नहीं, चाह है। चाह, चाहत से निकली हुई लफ्ज़ है, ये चाह है, इसको चाय बना दिया है। चाय का आलमी दिन है और चाय जो है वो पी जा रही है और दिन भर मुख्तलिफ चाय खानों पर लोग चाय पियेंगे, और आज जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा आलमी दिन है तो फिर मुमकिन है कि मजीद लोग ज़्यादा चाय पिएं, क्योंकि मौसम भी आज ऐसे ही है कि चाय पीने का दिल चाहता है। बात तो भाई अफजल आपने बिल्कुल सही की। अफजल ने आज अपने दोनों डिम्पल्स भी दिखा दिए। अफजल को मैंने जिंदगी में कभी 3 साल मुझे एयरवाई के साथ होने वाले, मैंने कभी इस शख्स को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अच्छी से अच्छी खबर हाँ, मुझे लगता है जो आज दूसरी बार दिन मनाया जा रहा है ना साल में चाय का, वो अफजल की फरमाइश मनाया जा रहा है। नहीं, अब हमने ये रिकमेंडेशंस देनी है जो हमारे यहाँ पर एआरवाई के अरबाब इख्तिदार हैं कि भाई जब भी अफजल खान से कोई काम करवाएं, कोई भी पैकेज करवाएं, तो चाय का कप उसके हाथ में होना चाहिए हमारे भाई को। चाय पिला के पता नहीं अफजल को वो जब चाय देखी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी का रिश्ता लेने जाते हैं ना तभी कहते हैं चाय आ रही है, चाय आ रही है। मतलब आप सोचिए कहाँ नहीं, खाना खाने के बाद भी ठीक है, कहवा भी पीना। सोचिए कितना अजीब सा कि ट्रॉली लेके आ रही है, एड्डी वड्डियां बोतलां, वो दूसरी वाली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कितना अजीब सा लगे। और देखें आप किसी के घर भी जाते हैं ना, कोई मीठा शरबत भी पिला दे, कोई बोतल भी अच्छा मशरूब कार्बोनेटेड ड्रिंक पिला दे, पर अगर आप में चाय ना पूछ रहा तो हम कहते हैं क्योंकि चाय में एफर्ट होता है ना। देखें चाय बनाने वाले की कारीगरी की भी एक आपको थोड़ा सा बताती है कि वो कितना चाय बनाने में अच्छा है, एक्सपर्ट है। ड्रिंक्स वगैरह, फ्रिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये तो आपने कहीं से भी आपने पोर इन कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाय वाकईतन एक ऐसी चीज है जैसे आपके ना सिर्फ ये कि दिन का आगाज अच्छा होता है, अच्छी चाय अगर हो तो, अच्छी अगर चाय बुरी हो तो दिन आपके घर में से कौन सी चाय बनती है? अदरक की चाय, उसके अलावा इलायची वाली चाय, मतलब तरह तरह के, मतलब मेरे घर में गुड़ वाली चाय बड़ी अच्छी बनती है। गुड़ अवेलेबल हो तो क्या ही बात है, मतलब अब मुझे भी रोना आ रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जाड़ा आया धूम मचाता। आगे आपने इतना प्यारा सुर जाड़े का किया, सारे सर्दी का मजा मेरा किरकिरा हो गया है। खैर जाड़ा आ गया है और धूम मचाता हुआ भी आ गया है। कोई बात नहीं, अगर कराची में नहीं आया तो सुबह थोड़ा आ गया है ना? आ गया है, गीजर ऑन हो गए हुए हैं। अक्सर तो रात में अब क्या आएगा? सही कहा। 12-11, हाँ, लेकिन अभी भी आगे मजीद डेट्स रहती हैं तो मजीद सर्दी बढ़ेगी। इनका बस नहीं चलता, माइनस में टेम्परेचर हो जाए यहाँ पर। सवात में तो देखिए जनाब पड़ गई है बर्फ, नथिया गली में भी बर्फ पड़ गई है और मलिका कोसार की जो वादी है वो भी इस वक्त वहाँ पे इतनी जबरदस्त और प्यारी ठंड है। लेकिन आपको पता है कि जो ठंड जब आती है और ठंड में अगर बारिश ना हो तो मसले मसाइल भी होते हैं, सेहत के भी मसले होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम आगे मजीद कितना ठंडा होगा, लाहौर में क्या मौसम माइनस में जाएगा, इस्लामाबाद में माइनस में जाएगा और कराची में कम से कम कितना जाएगा, कोयटा में भी जाएगी, हम बात करेंगे। 5-6 तो हो गया है इस्लामाबाद में। When I came back from there, वो मेरे ख्याल से रात के टाइम, वो रात के टाइम है, वो भी आप कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के करीब। चले जी जान लेते हैं कि आगे क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन है। डीजी मेट सरदार सरफराज साहब बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अल सुबह मौसम को आई एम श्योर कि वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। सरदार साहब ये बता दीजिए आप ज़रा कि मौसम की शिद्दत कहाँ तक जाएगी, किस हद तक बढ़ सकती है, क्या टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो हल्की सी वेव ऊपर नॉर्थ में गुजरी है उसमें कहीं कहीं बारिश हुई है नॉर्दर्न एरियाज में, जीपी और कश्मीर के कुछ इलाकों में, और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है जैसे आपने खुद जिक्र किया मरी में और दूसरी जगहों पर। तो जाहिर है जब ये वेस्टर्ली वेव इस तरह से वेदर दे के गुजरती है तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा इंट्रूड करती है, तो वो पूरा मुल्क ही तकरीबन उसकी लपेट में अब आएगा। नॉर्थ में तो पहले से ही अच्छी खासी ठंड हो रही है, कराची वालों को इंतज़ार था, तो कराची में भी आज जैसे दर्जा रहा 10.8 रहा मिनिमम, और आने वाले 3-4 दिन बिलखुसूस 19 या 20 तारीख तक ये इम्कान है कि यही 9-10 हो सकता है किसी दिन 8 पे भी आ जाए। तो रात के टेम्परेचर इस तरह से रहेंगे और दिन के टेम्परेचर भी जो 28-29 की रेंज में चल रहा था अब वो 25-26 की रेंज में आ जाएगा अगले 3-4 दिन तक। तो इसमें आप कह लें कि माइल्ड या मॉडरेट कोल्ड वेव एक तरह से नीचे साउथ में भी उतरेगी। बाकी जो नॉर्थ पाकिस्तान है उसमें तो अच्छी खासी सीवियर किस्म की कोल्ड वेव होगी, ऊपर जीपी, केपी और कश्मीर के इलाकों में खासकर इस्लामाबाद तक में खासी ठंड हो जाएगी। रात के टेम्परेचर मेरे ख्याल में 2-3 डिग्री तक इस्लामाबाद का गिर सकता है, और इसी तरह दिन की टेम्परेचर वही 18-20 इस रेंज में आ जाएंगे। तो जाहिर है जो मैक्सिमम हो सकती है सरफराज साहब, अभी हमें तो ये देखना है कि आगे अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि पंजाब में और स्पेसिफिक पे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी मजीद बढ़ जाती है। लेकिन ये बताएगा अभी हमें टेंशन ये भी है कि हम बारिश का भी इंतजार कर रहे थे कि ये बारिश हो जाए। लाहौर में इतनी बीमारियां फैल रही हैं और वो बारिश का इंतजार किया जा रहा था कि बारिश होगी तो जो स्मॉग है वो सेटल डाउन होगी। तो ये बारिश का कब तक इम्कान है? बारिश का देखिए इस स्पेल में तो कोई इतना नीचे तक इम्कान नहीं था। कोई जैसे मैंने आपसे कहा कि ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी, नॉर्थ केपी, उन इलाकों तक महदूद था ये सिलसिला। लेकिन इस महीने के आखिर में कह लें आप 24 या 25 दिसंबर से फिर एक वेव दूसरी आएगी जो मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला आएगा। तो वो अच्छी बारिश देने वाला और अच्छा वेदर देने वाला सिलसिला है। अब उसमें उम्मीद है कि लाहौर तक में बारिश हो जाएगी, लाहौर फैसलाबाद एरियाज में। फिर तब तक तो धुंध रहेगी वहाँ पर ऑन एंड ऑफ, लेकिन उसके बाद फिर उसमें कदरे कमी आएगी। जाहिर है वो 4-5 दिन का स्पेल लगता है कि इस तरह से है, और उसके बाद फिर कोल्ड एयर और मजीद। अच्छा, इसी से रिलेटेड सरदार साहब, आप जाहिर है कि महकमे मौसमियात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ जो कुदरती अवामिल हैं उन पर भी आपकी गहरी नज़र होती है। ये जो फॉग और स्मॉग का चक्कर है, आपको क्या लगता है कि ये कब तक लाहौर में बरकरार रहेगा और इसके जाने का कोई इम्कान है बारिश से पहले? देखिए बारिश से पहले तो कोई ख़ास ऐसे इम्कान नहीं है, बल्कि ये होता है कि जैसे लाहौर इस्लामाबाद के नॉर्थ में बारिश हुई है, उसके मज़ीद नॉर्थ में, तो उसकी वजह से मॉइस्चर जो थोड़ा बहुत आता है वो और मुअल्लक हो जाता है, तो ये बढ़ जाते हैं चांसेस। यानी अब फॉग के और स्मॉग के चांसेस खासकर रात में और अर्ली सुबह कह लें आप 11-12 बजे तक, 10-11 बजे तक फॉगी कंडीशन ही रहेंगी ऑन एंड ऑफ, जब तक कि बारिश का कोई नया सिलसिला। नया सिलसिला मैंने आपसे कहा कि 24 या 25 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, उससे पहले ये फॉगी कंडीशन ही रहेंगी।
बिलखुसूस जो ये पट्टी है लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, ये जो इलाके हैं इनमें ज़्यादा शदीद किस्म की फॉग होती है रात में, तो ये बारिश के अगले सिलसिले तक रहेगी ये। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ तो मौजूद थे, बात कर रहे थे मौसम की। आज हम सर्दियों के हवाले से बात करते हैं तो वो सब एकदम से रुख करते हैं सवात का, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं, बर्फबारी होती है, तो जो पूरी वादी है वो बर्फ में क्या कहते हैं ना, मतलब से कवर हो जाती है। तो इसी वाले से रिपोर्ट करें शहजाद आलम। गुज़िश्ता रात ही से मिंगवरा शहर में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इस वक्त तो मिंगवरा शहर में सर्द हवाएं चल रही है और जो बादल है गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि जो बाला इलाके मलम जब्बा, कालाम, बहरैन और जो दिगर बाला इलाके उसमें बदस्तूर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम निहायत ही सर्द हो गया। दूसरी जानिब बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदी छा गई है और बाला इलाकों की रौनकों में इजाफा हो चुका है। बाला इलाकों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर उड़ने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी और उन्होंने बाला इलाकों मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, मदियन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए, जिसके बायस बाला इलाकों की रौनकें दोबाला हो गई है। मुहकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आज शाम तक जारी रहेगा और मौसम भी सर्द रहेगा। बाला इलाकों में आने वाले सयाह वो खुद को गर्म रखने के लिए बून फायर कर रहे हैं और जो दिगर इलाकों से आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर गर्म मलबूसात खरीद कर उससे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है जी, क्या नज़ारे हैं। और ऐसे ही रिपोर्ट कर रहे थे हमें शहजाद आलम। अच्छा ये देखिए, मौसम की बात हो, मौसम की उसके अंदर हम बात करें, ठंड की बात हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मलका कौसार का तस्करा ना करें कि वहाँ पर किस तरीके से जब बर्फ़बारी होती है तो वहाँ का हुस्न जो है वो दोबाला हो जाता है और सयाह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुख करना भी वहाँ का शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, फिर क्या हसी नज़ारे होते हैं, अवैसल हक दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मलका कौसार मरी में वक्फे के साथ ज़्यालाबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक भी मौसम सरमा की बर्फ़बारी यहाँ पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से सियाहों में खासी जो है वो बेचैनी देखी जा रही है और वो टूरिस्ट जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरी आना शुरू हो गए हैं ताकि वो जो आने वाली बर्फबारी है उसको देख सकें। लेकिन फिल वक्त अभी बर्फ के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत में हर दर्जा इजाफा हो गया। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कैसा फील कर रहे हैं मरी आके। बर्फ देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, आज पहुंचे हैं तो मौसम काफ़ी जो है वो खूबसूरत है और ज़ालाबारी जो है वो वक्फे से हो रही है। आज़ाद कश्मीर से आए हैं और यहाँ पे जब आए हैं तो बहुत सर्दी थी पड़ रही है और बर्फ़बारी ऊपर हुई है। यहाँ पे भी शायद कि सुबह पड़ जाए, सुनने में लोग बता रहे हैं कि सुबह हो जाएगी, तो यहाँ पे रूम वगैरह बुक करवाए हैं तो सुबह इंशाल्लाह बर्फ़ वगैरह देख के जाएंगे। ये सियाहों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के मुंतज़िर हैं, क्योंकि मरी की खूबसूरती जो है मौसम सरमा में सिर्फ बर्फबारी के साथ है। यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ कि कभी तो मौसम क्लियर हो जाता है और कभी बारिश के साथ जो है वो ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन मौसम सरमा की अब तक भी बर्फबारी जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकी है। उम्मीद की जा रही है जल्द बर्फबारी होगी और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मरी में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में हद दर्जा इजाफा है। जी क्या बात है जी, क्या नज़ारे हैं, बल्कि नज़ारे तो दिख ही नहीं रहे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, क्योंकि अवैसुल हक जब वहाँ पर खड़े थे धुंध इतनी थी, लेकिन ये वो खतरनाक वाली धुंध नहीं है। ये धुंध थी या बादल थे? क्योंकि मरी में हम अक्सर देखते हैं लेकिन वहाँ पर इस तरह से धुंध रहती है। हाँ। बादल तो वो आहिस्ता आहिस्ता आके दे फेड आउट, लेकिन ये कि इधर उधर मूव कर जाते हैं, लेकिन ये धुंध थी। और ये वहाँ पर जनाब वहाँ का एक खासा है और बरसात भी साथ साथ होती रहती है, तो हल्की सी छट जाती है, फिर दोबारा से आ जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ के नज़ारे ऐसे ही हैं, ऐसे ही और इतने ही खूबसूरत हैं। अब ज़रा हम अपनी फतह के बादल के हवाले से बात करते हैं, जो कि छाए हुए हैं पाकिस्तान के शहर कराची के नेशनल स्टेडियम में, और वो है जीत के बादल। आपको जैसे मालूम है कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है T20 का मुकाबला। पहला मैच पाकिस्तान जीता था, दूसरा भी पाकिस्तान जीत गया, तो 3 तो मैचेस हो रहे थे। मज़ा नहीं आया। क्यों यार मेरी बात सुने, हम बात बात करें, प्रेडिक्टेबल कि हमने जीत जाना इसलिए इट वाज प्रेडिक्टेबल, लेकिन ये कि इट्स नॉट दैट यू वांट इट, हाउ यू वांट इट, मतलब आप किस तरह से जीते हैं। लाइक एंड में आपको उन्होंने फंसा लिया था हमें। हाँ। ऑलमोस्ट दे गॉट थ्रू।
अब आप ये देखें कि ये वो टीम है जिसके बारे में हम बात करें कि कोई स्टार प्लेयर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से हमने, अगर उस पे जनाब शादाब की वो इनिंग्स ना होती जिसमें उन्होंने इफ्तिखार के वो रन्स ना होते, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते थे। दूसरा बाबर आजम को देख लें यार, 2 मैचेस में ही कुडंट रियली मूव, 0 और 7 रन। अच्छा, दूसरे में तो अनलकी रहे कि रन आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मतलब दिस इज काइंड ऑफ अलार्मिंग इसलिए कि भाई वेस्ट इंडीज की बी लेवल की टीम आई है, हमें जीतना है भाई, उनसे लाजमी तौर पर जीतना है। वो शोएब जट कल ठीक कह रहे थे कि हमें जीतना है, लेकिन यू हैव टू विन कन्विंसिंगली। यस, मतलब ये नहीं कि यार एंड तक आप पहुंचा के, मतलब 172, अच्छा कई चैनल्स पे चल के आ रहा था कि 172 रन बना लिए हमने और हमने कर दिया, उसके बाद वो 163 पे आउट हो गए या जो भी हुआ, हम कह रहे हैं ढेर कर दिया। रोमारियो शेफर्ड ने जो आके इनिंग्स खेली, कमाल की एक रिपोर्ट तैयार की है कल के मैच के हवाले से, आपके साथ शेयर करते चलें। जी जनाब, तो कल के मैच की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायद हाशमी साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाशमी साहब, माना कि वेस्ट इंडीज की जो टीम आई है वो पाकिस्तान जितनी तगड़ी टीम नहीं, ये हम बात भी कर रहे थे, और उसके बाद हमने देखा भी कि स्टेडियम में भी लोग जैसे सती बात कर रहे थे कि क्योंकि स्टार टीम नहीं थी, इनको देखने के लिए भी नहीं गई, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मतलब कल तो आखिरी ओवर तक मैच फंसाए खड़े थे। दोनों मैचों में उन्होंने आखिरी ओवर तक लेके गए, ये उनको क्रेडिट जाता है। यंग उनकी टीम है, लेकिन उनकी जो 2-3 ऑलराउंडर हैं, जैसे ओडियन स्मिथ हैं, जैसे रोमारियो शेफर्ड हैं, डोमिनिक ड्रेक्स हैं, ये अच्छे प्लेयर हैं और इनको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। जब ये मैच्योर होंगे तो वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी होगी। कल के दूसरे मैच में तो आखिरी ओवर्स में ऐसा लगा कि जैसे वेस्ट इंडीज करीब पहुंच रही है, और शेफर्ड ने जिस तरह बैटिंग की थी, फिर उन्होंने छक्का भी लगाया आखिरी ओवर में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे करीब आएंगे और मजीद करीब आते, लेकिन 9 रन से हारे वो। और कल की बड़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज की, और इनमें दम कम है इन खिलाड़ियों में, ये आगे जाके अच्छी टीम बनेंगे। अच्छा, 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम टीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक सेटबैक है कि एक बी लेवल की टीम को उस तरीके से कन्विंसिंगली नहीं हरा सके और उस टीम ने उन्हें टफ टाइम दिया। लेकिन फैंस पर्सपेक्टिव से आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारे सबके मीडिया में जो लोग हैं उनके और आवाम के जहनों में ये बात नक्श है कि ये जो है वो मुकाबले वन साइडेड होंगे, पाकिस्तान ने जीत जाना है। और जहां पर भी कोई फिल्म देखने आप जाएं, प्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर हो, कोई मैच देखने जाएं, आपको पहले से रिजल्ट का पता हो कि क्या होना है, तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इससे इक्वेशन चेंज होगी। मायूस कुन है लोगों का ना आना स्टेडियम में। दोनों दिन मिला के तकरीबन 8-9 हज़ार लोग ही आए, उसमें ज्यादातर लोग वो लोग थे जो कॉम्प्लीमेंट्री पासेस पे आए थे। यकीनन कम होना चाहिए। एक तो मसले मसाइल उसमें ये है कि एक तो वीक डेज में मैच हो रहे हैं, 6 बजे मैच शुरू होता है, अमूमन लोग 7:30-8 बजे तक अपने घरों में ऑफिस के जरिए आके ऑफिस से आते हैं, वापस आते हैं। तो दूसरे एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि ऑनलाइन टिकटिंग अभी पाकिस्तान में उसका इतना अच्छा रिवाज नहीं हुआ। जो आम लोग जो क्रिकेट देखने के लिए आते हैं उनके पास ऑनलाइन की या तो सर्विस नहीं है, अगर ऑनलाइन की सर्विस है तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि थोड़े होटल्स पे, थोड़े शॉपिंग सेंटर में टिकट रखते या स्टेडियम में ऐसे बूथ। सर लेकिन पर्सपेक्टिव वही है ना कि देखिए, जहां पर एक तो मुशक्कत भी हो और ऊपर से आपको नताइज का भी पहले से इल्म हो कि ये ही होना है, तो फिर उसके बाद आप इंटरेस्ट भी तो लूज कर जाते हैं। वो एलिमेंट भी बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप इस बार। लेकिन वेस्ट इंडीज का एक नाम तो है, चाहे ठीक है कमजोर टीम है, नए खिलाड़ी है, लेकिन और सबसे बढ़कर जो फॉर्मेट है T20, उसमें कोई भी कमजोर टीम कभी भी अपसेट भी कर सकती है। कोई भी नया खिलाड़ी चौके छक्के मारकर आके स्कोर कर सकता है। जो शौकीन क्रिकेट को बिल्कुल आना चाहिए। और जुमेरात का मैच है, उसके बाद वनडेज है, वनडेज से ज्यादा तवील होते हैं, बड़े होते हैं, 1 बजे दिन में शुरू होगा तो उसमें आना भी चाहिए। एक आध मैच अगर जैसे सैटरडे को एक मैच है, उस सैटरडे को वनडे मैच में अच्छा क्राउड आना चाहिए, इसलिए कि वीकेंड है और टिकट भी इतने यहाँ तो मेरे ख्याल से ना क्राउड को फिल करने के लिए, स्टेडियम को फिल करने के लिए इनको चाहिए कि पासेस यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को भी दें, क्योंकि देखें जब हाशमी साहब ऑडियंस मौजूद हो तो उस वक्त जो प्लेयर्स का मोराल होता है ना वो बिल्कुल और जगह पे खड़ा होता है, तो ये इनको चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि पीसीबी किन इकदाम पे गौर कर रहा है कि भाई हमने क्राउड को लेकर आना है, क्योंकि जब क्राउड होगा नेशनल स्टेडियम में और उस दिन जो खेल होगा उस खेल की बात ही और होगी। बिल्कुल देना चाहिए। स्कूल के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एक पिकनिक के तौर पर T20 का मैच दिखाना चाहिए। बहुत भी अगर उनका टाइम लगेगा तो 6 घंटे लगेंगे, 4 घंटे का मैच, 2 घंटे आने जाने के,
तो एक मखसूस अमाउंट जो है टिकटों की वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में देनी चाहिए थी ताकि क्राउड भरा हुआ नजर आए। और जब इंटरनेशनल तस्वीर जाती है टीवी चैनल्स पर, जब एक पिक्चर कोई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की खिंचकर जाती है और उसमें पीछे स्टैंड खाली नजर आते हैं, तो वो जो कलर होता है वो भी बड़ा मिसिंग होता है। सही कह रहे, बहुत शुक्रिया जी। शाद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे सती भी सुबह से ही बात करें, क्योंकि हमें भी मालूम है कि जो टीम आई है वो पाकिस्तान जितनी तगड़ी टीम नहीं है। सो प्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर इज देयर कि आपको पता है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। और दूसरे टाइमिंग्स एक बहुत बड़ा इशू है। 6 बजे जब मैच शुरू होता है, 6 बजे के लिए यू हैव टू बी देयर इन द स्टेडियम अराउंड 4:30 और 5 दे आर वीकडेज एंड दे आर वीकडेज। लोग बड़ी मुश्किल से, लोग 5 बजे दफातर से फ्री होके कैसे पहुंचेंगे अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो उनको। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो कि खुशी खुशी जाते, उनको चाहिए कि पासेस दें ताकि जाएं, एंजॉय करें और खिलाड़ियों का मोराल हाई करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। और मदीहा नकवी के चेहरे के तासुरात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अब जिक्र करने वाले किस चीज़ का। वो चीज़ जो सबके लिए एक परेशानी का बायस बनी हुई है, और परेशानी इस कदर कि लोग अब तंग आ चुके हैं, और वो है महंगाई जो कि बढ़ती चली जा रही है। और उसको काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के दावे किए जाते हैं, जिनमें से एक दावा और एक दाम ये है कि शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है मरकजी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये तीसरी दफा इजाफा किया गया जी, तीसरी दफा किया गया, तीसरी दफा इजाफा किया गया है। और पिछले 3 माह में बैंकों के लिए शरह सूद में 2.75% का इजाफा हो चुका है। मार्च 2019 के बाद स्टेट बैंक ने ये तीसरी बार, जैसे हमने आपको बताया, कि शरह सूद में किया है इजाफा। जबकि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो 24 जनवरी को होगी, और फिर आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है। हमारे साथ वो मौजूद हैं माहिर माशियात खुरम शहजाद, उनको हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। खुरम, ये बताइएगा कि जो तीसरी दफ़ा शरह सूद में इजाफा किया गया है, इसके क्या नताइज बरामद होंगे, पॉजिटिव नताइज बरामद होंगे, और आपको क्यों लगता है कि क्यों किया गया है तीसरी बार शरह सूद में इजाफा? देखिए मदिया, ये जो है स्टेट बैंक का ये स्टांस है कि अगर शरह सूद में इजाफा किया जाए और महंगाई की शरह को कंटेन किया जाए, यानी कि शरह सूद महंगाई की शरह से ज़्यादा हो, तो ये आपको जो है ना वो इकोनॉमी को बेहतर करता है, सेविंग्स में इजाफा करता है, डॉलराइजेशन को कम करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और महंगाई को भी कम करता है। तो ये बेसिकली स्टेट बैंक का स्टांस या एक फंडामेंटल स्टांस होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का कि शरह सूद जो होती है वो जो है किसी भी करेंसी के लिए उसकी सप्लाई और डिमांड को कम करने में, ज़्यादा करने में मदद देती है। ठीक है। और देखें, हर इकोनॉमी के अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक तो कैश इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, 30-40% हिस्सा जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, वो हाथों में कैश होता है, वो तो ना कोई बैंकिंग के थ्रू है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो जब भी शरह सूद या इजाफा होता है, उसका इम्पैक्ट शायद इतना ज़्यादा बल्कि काफ़ी हद तक कम आता है आपकी एक्चुअल इकोनॉमी पे, और जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं उन्हीं पे इम्पैक्ट आता है। और महंगाई की शरह में अच्छा, इस वक्त एक बार फिर से जरा बताइएगा कि परसेंटेज कितनी है डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बड़ा फोकस करती रही कि विल डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। इस वक्त क्या परसेंटेज है? देखें, एज पर सर्टेन एस्टिमेट्स जैसे वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे करते हैं, तकरीबन 40% जो है वो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। यानी कि अगर 300 अरब डॉलर की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है तो 120 अरब की जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी उसके अलावा है। यानी कि टोटल आपकी इकोनॉमी तकरीबन कोई 400-450 बिलियन डॉलर की है। अच्छा जी। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, जिसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। यानी कि कैश इकोनॉमी बहुत ज्यादा। आप देखें ना आपकी बैंकिंग कितनी है, बैंक्स जो है आपके पास जो बैंक अकाउंट्स हैं पूरी पॉपुलेशन का वो रफली कोई 23-24% भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो इतना जो है वो, और रिमेनिंग 75% अनबैंक्ड है, ये कहने का मतलब है पॉपुलेशन। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी काफी ज्यादा है, काफी बड़ा पोर्शन है उसका। तो जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। फिर अब ये भी आर्गुमेंट होता है कि जी बोरोइंग तो इतनी हम करते नहीं है एज एन इंडिविजुअल, जब आपकी इतनी बैंकिंग नहीं है, और हर कोई जो है बोरोइंग करके खर्च तो नहीं कर रहा होता, किसी कर्जा लिया और खर्च कर दिया, तो उसकी वजह से अगर रेट बढ़ाया जाएगा तो फर्क। अच्छा, ये बताएं कि एक तो ये इशू होता है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा इशू होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग। अच्छा, वो जा रहा है, वो तो बढ़ती चली जा रही है। आप जी कि गवर्नमेंट जो है वो आती है बैंकों के पास, शरह सूद पे पैसा लेती है
और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस नहीं होते, कम होते हैं, टैक्सेस उस जगह खर्च नहीं होते जहाँ होने चाहिए, तो वो इवेंचुअली क्या होता है कि उस खर्चों को अपने कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मजीद बोरोइंग करती है। अच्छा, एक और चीज भी है, मजीद कर्जे लेती है। खुर्रम साहब, एक और चीज भी है, अगर बढ़ता है तो उसको फर्क पड़ता है। अच्छा खुर्रम साहब, एक और चीज भी है कि अमेरिका की तर्ज पे आप देखें, अमेरिका की इकोनॉमी डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर यह है कि नोट जितने भी छाप लिए जाएं, टी बिल्स जितने भी इशू कर लिए जाएं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर नोट छाप के किसी तरीके से आप मुमलिकत का निज़ाम चलाना चाहें तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये जरा फर्क एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्यों पड़ता है। देखिए, एक तो डॉलर जो है ना, डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी है, सिर्फ डॉलर अमेरिका की नहीं है। तो पूरी दुनिया में वो कहते हैं ना, आपका सिक्का चलता है, तो इसी तरह डॉलर जो है ना पूरी दुनिया में चलता है। और पाकिस्तान में रुपया सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। प्रॉब्लम ये है, और कोई भी कंट्री दूसरा है उसका वो जो करेंसी है ज्यादातर उसकी कंट्री में चलती है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल बैंक से अगर आप बोरोइंग करते हैं तो नोट छपाई होती है। देखिए, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है ना, उसकी कीमत कम होती है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड जिस चीज की बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है, सप्लाई जिस चीज की बढ़ती है उसकी कीमत कम होती है, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह रुपी का भी ये होता है कि रुपी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी कदर में कमी आती है। यही हुआ है हमारे साथ कि सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में, जिसकी वजह से उसकी कदर में कमी हुई है। और आप देख लें डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो कितना डेप्रिशिएट कर रहा है। कल तो डॉलर 178 पे ट्रेड कर रहा था, बल्कि इससे भी ज्यादा। जी बिल्कुल। और अभी आप देखिएगा कि होपफुली इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी नीचे हुई हैं और ऑयल भी नीचे आया है और दूसरे फूड रिलेटेड कमोडिटीज की कीमतें भी नीचे आई हैं। तो इसका इम्पैक्ट लोकली आना चाहिए और लोकली कल कीमतें कम हो सकती हैं, इसका मतलब है पेट्रोल की। जी बिल्कुल हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन देखिए क्या है ना, हम आईएमएफ के हाथों में हैं और आईएमएफ हमें कहता है, और आईएमएफ के साथ हम जब कमिट करते हैं कि जी हम आपको इतना टैक्स इकट्ठा करके देंगे, हमें तो ये भी बताया गया है कि जी इतना भी कम नहीं होगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अभी लुडियां डालना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, असर इतना भी हम पे नहीं पड़ेगा, कीमतें कम हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि $1 भी अगर बढ़ता है ना फी बैरल, तो उसका हम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन अगर $5-6 भी कम हो रहे फी बैरल, उसका हम पे इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, $5 अगर आपका ऑयल कम होता है मदिया, तो $1 अरब का फर्क पड़ता है आपको। $1 अरब का फायदा होता है। और $1 अरब का मतलब है अगर 8 अरब का इंपोर्ट है तो 7 अरब का इंपोर्ट हो जाएगा। ये मतलब ये एनुलाइज एक्चुअली इम्पैक्ट है। तो बात ये है कि ये पास ऑन क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, हालांकि होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कमिट कर बैठी है आईएमएफ के साथ कि जी 600-650 अरब हम आपको पेट्रोलियम लेवी में, जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा होता है, खास टैक्स, उसके ऊपर हम आपको जो है ना इकट्ठा करके देंगे। वो एजम्पशन गलत भी थी, वो सही भी नहीं थी। तो हुआ ये वो हो जाता है, ये एजम्पशंस गलत भी होती हैं। मतलब गलत एजम्पशन पे अरबों का टीका तो लग जाता है ना खुर्रम। यस, एक एजम्पशन ये भी थी कि तब्दीली आ जाएगी, महंगाई में इजाफा इसलिए होता है। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा एक एजम्पशन ये भी थी कि तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली तो आ तो रही है, आपको पता है ना, इकोनॉमी तब्दीली हो तो रही है। लेकिन बात ये कि मोरलेस से सेम चीजें अगर हम करेंगे अपने उन्हीं प्रॉब्लम्स के चले लिए, जी, तो ठीक है, रिजल्ट भी वही आएंगे। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, अब एक्सप्लेन करें कि इकोनॉमी किस तरह से चल रही है और क्या होना चाहिए। विल टेक अ ब्रेक है। टाइम हो गया जी 10:05। मैं हूं आपके साथ, आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सत्ती, और मेरे साथ एक गैर मारूफ खातून सईदा मदीहा ज़हरा नकवी। बहुत शुक्रिया सर आपके तारुफ का। सर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसे बैठती रहूंगी तो बहुत चीजें सीखती रहूंगी, ऐसी मशहूर भी होंगी, मैं मशहूर मकबूल हो जाऊंगी। थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। और बताएं कैसी हैं, खैरियत से आप? सर पहले से अफाका है मुझे, आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट जो है मिस्चीवियस सी क्यों है? सर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर में दर्द होता है तो बंदा वो होता है कि चलो गोली खा लेंगे, अब होता है मुस्कुरा के गुजारा करना। गोलियां महंगी होती जा रही हैं। वो कैसे? मुझे पता नहीं कहा था जो नॉर्मल एक बंदा सर दर्द की या किसी भी पेन किलर के इस्तेमाल करता था, जो पैनाडोल का 10 का पत्ता मिलता था। उसका केमिकल नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन बात यह है कि वो 30 रुपए का पत्ता मिलता है। तो मैंने कहा मुस्कुराहट से मैं सर का दर्द खत्म करूंगी और आपकी ऐसी बातों से मेरे सर का दर्द खत्म होगा। उसके अलावा भी कोई और अद्वियात हैं जब आपको एलर्जिक इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ इस तरह से होते हैं, उसके लिए आप मुख्तलिफ एंटी एलर्जीज लेते हैं। उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं? हर दवा महंगी हो गई है। और जिस किसी से बात करो, कल मैं गाड़ी का काम करवाने के लिए गया फॉर इंस्टेंस, तो वहां पर जो बंदा था वो कह रहा है कि जी, उससे एक बंदा आके बहस कर रहा है कि तुम पहले 600 इस काम के लेते थे, अब तुम 1200 क्यों ले रहे? उसने कहा बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है,
अच्छा जो रेगमार आ गया है वो इतने का पहले आता था, अब इतने का आ रहा है। उसने ऐसे अंदाज में बयान करके कहा कि अगला भी कह गया चलो ठीक है, 50 रुपए ज्यादा दे देता हूँ भाई, तूने तो मुझे रुला दिए। लेकिन आई एम श्योर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स जो हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर हो, उनको शुगर की अगर प्रॉब्लम हो या उनको किसी भी किस्म की बीमारी हो, सो आपको मालूम है कि ये अद्वियात जो कि पहले अगर 1000 में आ जाती थी तो अब ये 5000 में आती हैं। इतनी महंगी, और ये 5000 मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पलरी बोला है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा जो है। मदिया मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर ये दो अमराज हैं, आपको डायबिटिक हैं और आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको महीने की जो अद्वियात हैं वो आती हैं 7,500 से 8,000 की। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक मोहतात बिल्कुल लाइटर साइड पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 7 से 8,000 की मेडिसिन आ जाती हैं। लेकिन अब उनकी कीमतें क्या होंगी, वी आर येट टू एक्सपीरियंस दैट, और अब हमें अंदाजा होगा कि किस तरीके से। और आप ये देखें कि उसके ऊपर जो पुराना स्टॉक होता है उसके ऊपर जिस तरीके से ऊपर से स्टिकर चिपका के अपनी हजारादारी कायम करने की कोशिश की जाती है ढिठाई के साथ, उस पर तो सलाम है सब लोगों को, क्योंकि मुनाफा कमाने में हमसे ज्यादा कोई आगे नहीं है। मतलब ये होना तो चाहिए कि अगर आप सारी उम्र टैक्स देते आए हैं तो आपकी अद्वियात तो जिंदगी भर के लिए फ्री होनी चाहिए जब रिटायरमेंट की लाइफ के बाद, लेकिन ऐसा नहीं। खैर विल टॉक अबाउट इट, अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। साहिवाल में 41 फीट लंबे सफ़े पर लिखे गए कुरान करीम की ज़ियारत। पीर इम्तियाज़ हैदर ने मुकम्मल कुरान मजीद 31 सफ़ात पर तहरीर किया है। आयात और तर्जुमे के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल। और एक सेब रोजाना खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। माहिरीन के मुताबिक सेब खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। अच्छा जी, अब क्या है सती? वैसे अभी जैसे हम बात कर रहे थे, चले तो हमारी मेडिसिन की बात होगी। अब नॉर्मल घर में हांडी कितने की बनती है उसकी जरा कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा आप खुद क्योंकि चीजें खरीदने जाते हैं तो आपको आइडिया होगा। पहले ये बताएं सब बनानी क्या है, सब्जी बनानी है, गोश्त बनाना है? गोश्त तो आप छोड़ दें। अच्छा चलिए गोश्त ही एक शोर बात। चिकन अगर मैं बनाने, चिकन ले लें तकरीबन, मटन हर घर में अफोर्ड नहीं हो सकता। 3-4 लोगों की अगर फैमिली है तो 1 kg चिकन आएगा तकरीबन 400 रुपए का किलो। 400 का ठीक है, चिकन आ गया। ठीक है, उसके अंदर जनाब आप डाल लें प्याज। बिल्कुल प्याज अगर आप पाव के हिसाब से लें तो समझें आपको 30 रुपए पाव पड़ेगी। 30 रुपए। टमाटर बताएं। टमाटर भी 30 रुपए। ठीक है, 30-40 रुपए लगा लेते हैं टमाटर। 140 रुपए किलो। अदरक लहसुन जो है मैं उसका अदरक 100 रुपए पाव जी, लेकिन वो पाव नहीं लगती, वो थोड़ी सी डलती है। अदरक और लहसुन का मिला के 40-50 रुपए की। चले मैं वो भी 60 रुपए की 60 रुपए चल ठीक है, अदरक के दोनों। ठीक है। अच्छा उसके बाद हरी मिर्ची कर लें थोड़ी सी, ये ग्रीन मसाला, हरी मिर्ची मैं डाल देती हूँ 20 रुपए की। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जनाब आप उसके अंदर ऑयल डाल दें। ऑयल आप 50 का क्योंकि ये नॉमिनल लोग इसी तरीके से ऑयल। अच्छा उसके बाद जनाब नमक मिर्च वगैरह ये कर दें, सारे मसाले 30-40 रुपए इनके करते हैं। सारे मसाला जाता अब इसको हम कर लेते हैं 30। पानी हम अपनी तरफ से डाल लेते हैं, उसको वो नहीं करते। पानी तो हम दूध हो या कोई भी चीज हो अपनी तरफ से डाल ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब अब ये चीजें, अब इसके अंदर गैस तो होती नहीं है, तो गैस नहीं वो उनमें बात है रोटियां। बात सुन रहे हैं, रोटियां तो ये सालन किस पे बनेगा भाई? मेरी बात सुनिए, रोटियां अभी रोटियां आनी ना, अब जाए कि घर में हम रोटी, ये सारे हमने यो जमा करके रख तो नहीं देना ना। अब रोटी आप लगा लें 100-150 रुपए आप रोटी का लगा लें, अगर 6 लोग भी होंगे तो। लास्ट टाइम जब लास्ट विंटर्स जब थे तो मैंने सिलेंडर खरीदा था और उसके बाद जो है वो पर केजी उस वक्त प्राइस थी उसकी तकरीबन 160 से 70 रुपए। अब हो सकता है मजीद इंक्रीज हो गई हो। तो एलपीजी पे आप बनाएंगे तो उसके ऊपर भी आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। ठीक है, कितना कैलकुलेट करें, फिलहाल सिर्फ इसका रफ आइडिया दे दें भाई। मैं जरा आप चलिए उसका भी देखिए, मैं रोटी का बिला तो ठीक है, इसका भी अगर हम एलपीजी का लगा लें। अच्छा 80 रुपए ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करें। एक रुके ना, ठीक है। चिकन का 400, प्याज का 30, टमाटर का 40, अदरक लहसुन 60, हरी मिर्च का अगर हम 20 लगा लें, ऑयल का अगर हम लगा लें 50, और साथ में अगर हम जो बाकी मसाला जाता है उसको 30 पे कर लें तो आप उसको ऐड करना शुरू करें तो ठीक है 450 पर ये हो गया 500, 560 ये हो गया 600, 630 की आपकी हांडी बन रही है जी। इसमें रोटियां ऐड नहीं है, इसमें रोटियां ऐड नहीं है। और आप कहेंगे जी, आप कहेंगे मदिहा भी तुम क्या बातें कर रही हो, रोटियां मैंने 100 रुपए रोटियों को लगा लिया, आप कहेंगे तंदूर से रोटियां क्यों मंगवा रही? तो भाई के और मुझे बताएं, मैं तंदूर से नहीं मंगवाऊंगी, कहां से मंगवाऊंगी? घर में गैस ही नहीं आ रही, मुझे तो ये हांडी बनाने के लिए भी गैस की जरूरत है। क्योंकि गैस नहीं मिल रही। और हमारे अपने वेरी ओन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि गैस आगे भी नहीं मिलेगी, और साथ में उन्होंने कहा कि वहाँ अपने आपको सिलेंडर इस्तेमाल करें। एंड वी ऑल नो कि जब आप सिलेंडर की तरफ जाएंगे तो सिलेंडर जो है
वो कितना कॉस्ट करेगा आपको? यकीन माने, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? 11 किलो के सिलेंडर जो होता हाँ, है उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, हाँ, किस तरीके से जाती हैं? हाँ, अच्छा, ये तो खाने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एक आम फैमिली के 3-4 अफराद पर, 3 अफराद पर मुश्तमिल, 4 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली के लिए ये एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि सफ़ेद पोश तबके के लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन लगभग मामला जाके पड़ता है आपको 700-800 में एक वक्त के खाने का, ठीक है? और अगर आप 3 टाइम खाएंगे तो वहाँ कहाँ तक जाएगा? 800-900 तो कहीं मिलेगी, आप रोटी और उसकी एलएनजी की कीमत लगा लें। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, और साथ में दवाइयाँ अलहदा हैं, अगर आपने दवाइयाँ खानी है। पहले हम आपको जरा स्टेटमेंट सुनवा देते हैं। तमाम जो गैस शहरों में है सब्सिडाइज्ड गैस है, और उसका बोझ 78% उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो कि जिनके पास गैस नहीं है। इसका डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी, और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। एनर्जी के ऊपर उन 78% लोगों का भी उतना ही हक है जो कि इस वक्त गैस की सहूलत से महरूम है। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपए कीमत थी उसकी 7 रुपए हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या क़यामत आ गई। और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू खत्म हो गया। अब तो आप दवाइयाँ इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम। वजीर नियामत ने एक इल्जाम लगाया, और आपके साबका सदारती उम्मीदवार भी थे, और वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर क्लीन एंड कंपनी जो थी वो 50 लाख रुपया मंथली देती थी। वजीउद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इससे क्या बात है जी। एक तो वजीउद्दीन साहब के बारे में कमेंट के पहले पार्टी का बात हिस्सा करेंगे, थे, वो गैस भी नहीं भाई, अपनी आदत 3 बदलें। रुपए की गोली 7 की होगी तो क्या क़यामत आ गई। और वैसे भी सेहत कार्ड, मतलब आप ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भाई 100% मतलब 100% से भी ज्यादा हो गया। ये तो 300% हुआ ना, 300-400% आपने 3 रुपए की गोली 7 रुपए में कर दी थी, आपने 200% से भी ज्यादा आपने कर दी। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, महंगाई है, इम्पैक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं, वफाकी वज़रा भी इम्पैक्ट बर्दाश्त करें, पेट्रोल वगैरह से लेके जितने इनको सब्सिडीज वगैरह सारी दी जा रही हैं वो सब वापस ली जाएं। सारे जो देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार महंगाई का नोटिस ले रहे हैं, लेकिन जो काम बेसिकली करना है वो तो जो नीचे बैठे लोगों ने करना है ना। आप यू मेक टू, आपको स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। लेकिन सत्या मुझे बताएं, हम जो बात करें गैस की, गैस के वाले से पहले भी बात की जा रही थी, साल के शुरू में बात कर दी जाती है कि गैस की आगे कमी होगी, उस पर काम क्यों नहीं किया जाता है। नहीं, लेकिन इस दफा हद हो गई है। रही है, आप जाके खरीदेंगे, महंगी गैस खरीदेंगे। और मुझे बताएं, सेहत कार्ड बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन क्या वो तमाम तो लोगों को मुयसर है? क्या पंजाब में वो तमाम तो लोगों को? लेकिन इसको इंश्योर अब आप करें ना कि किस तरीके से यहाँ से एक और चीज भी है ना सकते हैं। मदिया, एक और चीज बताएं कि जब आप यहाँ पर बैठ के एक बड़ी जिम्मेदार ओहदे पे बैठ के अगर आप ये कहेंगे कि ये तो आप गनीमत समझें, आगे तो गैस होगी ही नहीं, सस्ती गैस की आदत बदलें। यानी कि पहले 250 से 300 बिजली वैसे ही महंगी होती थी, ठीक है, गैस पे ऊपर लोग इन्हिसार करते सर्दियों में किसी तरीके से वो गुजारा करने के लिए। अब गैस की कीमतें भी बिजली के हिसाब से होंगी तो फिर क्या फायदा होगा। फिर दूसरा ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में 300 मिलियन बैरल जो है वो ऑफशोर वो पेट्रोल दस्तयाब है, 19.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो भाई अगर वो गैस के ज़खायर मौजूद हैं तो उनको क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल जी। और साथ में देखिए, जब गैस नहीं होता चलो हम ऑल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करें, हम सिलेंडर इस्तेमाल करें, भी सिलेंडर्स ब्लैक में मिलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम जाएं लकड़ियों की तरफ जाएं तो लकड़ियाँ भी महंगी होगी। तो देयर हैज़ टू बी ऑल्टरनेटिव। क्योंकि देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं, वो इजलास बुलाते हैं, पूरी वफाकी काबीना को बुलाते हैं अपनी, और फिर कहते हैं कि जी कुछ ऐसा करे कि आवाम को सुकून मिले। सो मेरे ख्याल से आगे भी फिर जाना चाहिए, और आगे भी तो चाहिए, और फिर मेरे ख्याल से गुजरा को भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो भी ऐसी बात करें कि आवाम को लगे कि हाँ भी हमारी सुनी जा रही है, थिंकिंग अबाउट दिस, बजाय कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि भी आगे हालात और ख़राब होने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सत्ती की फेवरेट गेम के वाले से बात करते हैं। आपको पता है, जब मैं सत्ती की फेवरेट गेम के वाले से या स्पोर्ट्स के वाले से बात करूं तो दैट इज बॉक्सिंग। अभी तो सती जबरदस्त, मैंने सुना है कि आगे एक टूर्नामेंट आने वाला दुबई में। बिल्कुल जी। और उस्मान वजीर जो कि ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी पैशनेट,
और उनका मुकाबला होने जा रहा है और वो पाकिस्तान ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का जो टाइटल है ये उसका दिफा करेंगे। अच्छा वैसे तो वर्ल्ड टाइटल्स होते हैं लेकिन जाहिर है कि जो स्लोली एंड स्टेडीली जो फाइटर्स ऊपर जा रहे होते हैं तो वो पहले कॉन्टिनेंट्स के लेवल पर उनकी फाइट्स होती हैं, फिर उसके बाद जो है वो वर्ल्ड लेवल पर उनकी फाइट्स होती हैं। तो ये उनकी फाइट है, उनके लिए बड़ी फाइट है और आई होप कि वो अपने एजाज़ का दिफा करेंगे और तंजानिया के बॉक्सर रोस्टा से उनका मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ एक और बॉक्सर हैं आसिफ। आप एक दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि जो तंजानिया की बॉक्सर्स होते हैं उनका ये टेक्निक होती है, वो देखिए हर मुख्तलिफ स्कूल्स हैं। एक मैक्सिकन स्कूल है बॉक्सिंग का जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि स्टैंड एंड ट्रेड जिसे कहा जाता है टो टू टो, यानी कि वो लोग बैकआउट नहीं करते, वो लोग अपने डिफेंस पे ध्यान नहीं देते, वो बस खड़े होकर सामने एक दूसरे पे मुक्के बरसाते रहते हैं। दूसरा आ जाता है कोलंबिया का स्कूल। कोलंबियन बॉक्सिंग में और क्यूबन बॉक्सिंग में ये होता है कि वहाँ पर आप लोग आपको हिट एंड रन वाला स्टाइल होता है, वो आप अपने आते हैं, उसके अंदर आपका डिफेंस अच्छा होता है, आप मुक्के मारते हैं लेकिन मुक्के खाते नहीं हैं। तो ये उनकी टेक्निक्स होती हैं। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में ये स्टाइल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं कि किस तरीके से ऑर्थोडॉक्स है, फिर उसके बाद साउथ पॉ है या ट्रेडिशनल है, तो इसी तरीके से लोग अपने स्टाइल्स को अपनाते हैं। अब ये जो तंजानियन जो बॉक्सर हैं ये आप देखना होगा कि ये अपना कौन सा स्टाइल आगे लेके चलते हैं। साउथ पॉ हैं, उसके बाद या स्ट्रेट है, क्योंकि इतना जाहिर है कि वर्ल्ड लेवल पर नहीं है तो इतनी नॉन कमोडिटी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि मैच के अंदर वो आएंगे भरपूर तैयारी के साथ और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। इसी वाले से बात करेंगे पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइएगा कि कैसी तैयारी है जो आज की आपकी फाइट होने जा रही है और कितने पुरुमीद हैं आप आज की जीत के लिए? लास्ट 3 मंथ से मेरा ट्रेनिंग कैंप था और फिर हम लास्ट जो 1.5 मंथ से हम लोग दुबई में मौजूद हैं। मैं जो हमारे साथ वापडा के कोच है महबूब अहमद और जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन आसिफ अजहर, हमारा कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की है और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मैं चाहता हूँ कि जो एशियन टाइटल है मैं पाकिस्तान के लिए डिफेंड करूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद अल्लाह ताला से भी और अपनी मेहनत पे भी, तो इंशाल्लाह मैं ये फाइट जरूर जीतूंगा। अच्छा कहीं पर भी मुकाबला हो उसके लिए वहाँ पर जाके एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। दुबई में आपने कई हफ्ते ट्रेनिंग की है, कैसा माहौल रहा, कोई मुश्किलात तो नहीं आई? जी बिल्कुल, आपको पता है कि इंटरनेशनल जब ट्रेनिंग कैंप होता है तो आपको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हमारा न्यूट्रिशन होता है, हमारा जिम ट्रेनर होता है, तो इस तरह काफ़ी डिफरेंट जगहों में ट्रेनिंग होती है। जब फिजिकल वर्क होता है फिर हम कभी पार्क जम चले जाते हैं, कभी बीच में ट्रेनिंग की। तो देखिए आपको पता है जब टॉप लेवल का कैंप होता है तो मुश्किलात तो होती हैं, मगर देखिए पर वही मिशन होता है कि आपने एक आपका पैशन होता है कि आपने कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, आपने अपने सेल्फ के लिए करना है। तो बस फिर यही मोटिवेशन होता है। तो उसमें फिर जो मुश्किलात होती है वो ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आती, तो हम उसमें ईजिली हम सर्वाइव करते हैं। अच्छा उस्मान ये बताइएगा जो आपके हरीफ हैं कैसा आपको लग रहा है, आपका मुकाबला कैसे होगा? बड़ा सख्त मुकाबला आप एक्सपेक्ट करें या फिर आपको लग रहा है बड़े आसानी से जेर कर लेंगे इनको? जी बिल्कुल, देखें बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग 1 पंच है, आपकी 1 पंच में गेम पूरी चाहिए होती है। तो मैं तो हमेशा बेशक जैसा भी मेरा ओपोनेंट हो, अच्छा हो, नॉर्मल हो या बहुत अच्छा हो, तो मैं अपना पूरा 100% प्रिपेयर होकर जाता हूँ। क्योंकि बॉक्सिंग है 1 पंच में आपको पता है एक पंच लगे आपकी जितनी भी ट्रेनिंग हो, आपकी जितने भी गेम प्लान है सब चेंज होता है। तो बस हमेशा से यही अल्लाह से दुआ होती है कि जिस तरह हिफाजत से मैं रिंग में जाता हूँ और जीत के साथ उसी तरह हिफाजत से मैं वापस आऊँ। तो यही है कि इंशाल्लाह मुकाबला बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं फाइट जीतूंगा। अच्छा वैसे तो हमारा कौमी हॉकी है लेकिन फोकस हमारा सारा का सारा क्रिकेट पे होता है और उसी को सिर्फ एक खेल समझा जाता है। ये जो बॉक्सिंग है इसके अंदर भी बहुत पैसा है और हम ये देखते हैं कि लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में उतना उस पर फोकस नहीं है। यही वजह है कि जो हमारे बॉक्सर्स हैं वो सैंक्शनिंग फीस नहीं दे पाते, अपनी बेल्ट्स के लिए फ़ाइट नहीं कर पाते जिसके लिए वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट होता है क्योंकि ज़्यादातर जो फैंस हैं वो क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट से लव करते हैं। तो जितनी बड़ी कंपनीज उनका फोकस भी क्रिकेट में होता है। तो मैं यही है कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बाकी एथलीट्स को भी लेके चलें। वो हम बाकी एथलीट्स भी सब मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। तो उसमें यह है कि देखिए जैसे क्रिकेट जाहिर डेफिनेटली नो डाउट क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जाता है क्रिकेट की वजह से। तो बाकी एथलीट्स को भी मौका मिलेगा अगर जब कंपनीज उनको स्पॉन्सर करेंगी
तो वो भी एक अच्छा पैगाम पाकिस्तान का पैगाम जो पॉजिटिव है जो पूरी दुनिया में दे सकते हैं। तो बस मेरा यही है कि जो हमारा अपना एक्सपेंस, इवन मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो हम सेल्फ मुझे सपोर्ट कर रही होती है। तो स्पॉन्सर ये है कि क्रिकेट के अलावा जितने भी बाकी एथलीट्स हैं, गेम्स हैं, उनमें थोड़ा डिफिकल्ट स्पोर्ट्स। चलें उस्मान, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट लक, और अल्लाह करे जनाब जीत के मैदान में आप सुर्खरू हो। सो बस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच। चलो जी, हो गई ठंड, पड़ गई ठंड, मेरे इंटरेस्ट की खबर हो गई। बॉक्सिंग, MMA तो आपके लिए थी, मतलब जाहिर है कि बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। अब जरा आपके इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। मसलन आपका इंटरेस्ट किसमें है? सजना, संवरना, फैशन? यार एक तो लड़कियों को कैटेगराइज मत किया करे सजना संवरना, बट हाँ, बट ऑफ कोर्स आई नीड टू नो कि क्या चीजें आजकल इन है, क्या चीजें आजकल आउट है। क्या इन है, क्या आउट है, बताएं जरा। भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे जो चीजें इन है और आउट है वो, क्योंकि आपको पता है जुनैद सफदर की जो शादी के इवेंट्स है वो चल रहे हैं। ही इज व्हाट अ हैंडसम लैड ही इज। लेकिन मतलब होता है कि दुल्हा और दुल्हन की पिक्चर्स वायरल होती है, लेकिन अभी जो पिक्चर्स वायरल हैं, प्रोड्यूसर साहब मैं जरा चाहती हूँ आप दिखाएं, तो ये मेरे ख्याल से पहली ऐसी शादी होगी जिसमें जो दूल्हे की मदर हैं उनकी पिक्चर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने अभिनव मिश्रा का ड्रेस पहना, उन्होंने बड़े 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 डिजाइनर्स के ड्रेस पहने हुए। खैर जो पीछे वाला जो शुक्र है दुल्हन भी नजर आई तस्वीर में। हाँ, दुल्हन भी मतलब दुल्हा भी। भाई आप मेरी बात सुने, पिक्चर्स सब आ रही हैं, लेकिन इन लोगों को इंटरेस्ट होता है कि लेकिन मरियम नवाज बड़ी प्यारी लग रही है। समा मुझे भी दुल्हन ही लग रही थी। उन्होंने टिक्का भी लगाया हुआ है, प्रॉपर बड़ी 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 प्यारी लग रही। और इतनी प्यारी, वैसे दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। ये बारात की पिक्चर थी, मुझे कल वैसे बड़ा अच्छा लगा। बड़े से बात मैंने देखा जी, शहबाज शरीफ साहब को मैंने इस इवेंट में देखा, वो साथ में बड़ी खुशी हुई कि मुझे कैप्टन सफ्दर भी दिखाई दिए। सच्ची, डोंट बी मीन, ये बहुत सारी पिक्चर्स में दो हजरात बहुत कम दिखाई दिए, एक तो दुल्हन, दूसरा कैप्टन सफ्दर। भाई आई एम ग्लैड के वो लोग नजर आए किसी एक आध तस्वीर में। he was there, बहुत सारी पिक्चर्स में, but where was he? लेकिन देखिए लोग अपने ड्रेस, शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, और वही मैं कहती हूँ मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई मतलब बहुत सारी जगहों पे ये मतलब जो दुल्हन से ज्यादा वो कहते हैं ना जो नजरें थी, she was looking beautiful in this picture. She wanted to steal the limelight. क्या? नहीं, I did not say this. Impression जा रहा है ऐसा कुछ? She outshined it. She outshined it. मेरे ख्याल से she's of course a beautiful lady. So अल्लाह पाक जनाब इनको ये शादी मुबारक करे, और जुनैद सफ्दर और उनकी जो एलिया आयशा हैं, अल्लाह पाक उन दोनों के नसीब अच्छे करे। बट दुल्हन भी खुश है, लेकिन भाई जो पिक्चर्स आजकल आउट है, एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट। और जो सिंगिंग अभी वो राहत वाला मैंने अपने बल्कि ऑफिस ग्रुप में भी शेयर किया था, क्या खूबसूरत जुनैद सफ्दर की आवाज, बहुत प्यारी। वो भी राहत के सामने बैठ के वो गाना, बड़ी बात है। ये मैंने जिसारत की है, थोड़ी सी मेरी आवाज कांप भी रही थी, लेकिन राहत फतेह अली खान से आपको लगता है मैं भी जो जिसारतें करने की कोशिश करता हूँ, पूरा पाकिस्तान देखता है, आई एम श्योर वो भी मुझे देख के कहते होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मुझे इसका गला दबा दे। बस सती नहीं, बस नहीं। कुछ गाना चाहते हो? नो मोर टीयर्स ब्रदर्स, लेकिन मैं चाहती हूँ गुनगुना के ब्रेक पे जाओ। अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। हमेशा के लिए नहीं सोना, ब्रेक के बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सच्ची रुला। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं हम ख्वाबों के हवाले से। और वैसे तो ख्वाबें डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम थोड़ा फ्रूट्स के हवाले से बात करते हैं। और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शो में, हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि खाएं और उससे अपनी सेहत बनाएं। तो एप्पल जो है वो बिलाशुबा सुबह नाश्ते के हवाले से उनकी बड़ी बात की जाती है, और एक बड़ा मशहूर सेइंग है कि An apple a day keeps the doctor away. What if the doctor is pretty? Yes, oh pretty, मैं handsome लगी थी, pretty, ये तो फिर आपने बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप मेरे ख्याल से एप्पल माइनस करते हैं। Let's keep the apple away. ये मेरा नहीं, ये सत्ती का कहना था। लेकिन हाँ, ये सेब के बारे में कहा जाता है कि रोज सेब जरूर खाएं, और सेब इसलिए भी आप रोज अफोर्ड कर सकते हैं, साल के 365 दिन खा सकते हैं, क्योंकि सेब एक ऐसा फल है केले की तरह जो कि आपको पूरे के पूरे साल जो है वो अवेलेबल होता है। इस बार जो वैरायटीज जो खूबसूरत सेब आए हुए हैं, मेरे ख्याल में विंटर्स में जितने खूबसूरत लाल सेब और रसीले। अब सबसे बड़ी बात, उस दिन आप भी जब यहाँ पर खा रही थी, जिसमें से मैं भी चुग रहा था, तो वो भी सेब बहुत मतलब तो अच्छा था, ये बड़े अच्छे। हाँ, तो ये अल्लाह पाक की इतनी नेमत है, तो अल्लाह पाक की सिर्फ ये नहीं नेमत जो हमें टेस्ट ही देती है,
इसके हमारी सेहत पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं और कैसे कैसे सेब हमें फ़ायदा देता है। हकीम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शज़ीर उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू बाखबर सवेरा। बहुत शुक्रिया। बड़े जैंगो किस्म के हकीम है जनाब, मॉडर्न किस्म के ना, बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, अच्छी बात है ना, वही लोग अच्छे और बेहतर होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते रहे। तो बताइए शाह साहब, सेब के फवायद तो जाहिर है कि हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ सेब के फायदे हम यही सुनते आ रहे हैं कि आया इसमें आयरन होता है, सिर्फ आयरन की बात होती है। हालांकि इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा बेहतर है। और सेब की 2-3 इकसाम होती हैं। अच्छा। जो कि एक खट्टा सेब होता है, जो कि वो कसेला होता है थोड़ा सा। वो उसका छिलका किस कलर का होता है? हमें तो वैसे येलो मतलब ग्रीन टाइप का होता है, लाइट ग्रीन होता है और वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। एक होता है गोल्डन सेब होता है, जो कि हम खाते होते हैं। और जो गोल्डन सेब है उसकी अफादियत बहुत ज्यादा है, इसमें आयरन भी है। और वो जो छोटे छोटे बड़े दाने होते हैं, नहीं एक छोटे वगैरह भी मिलते, वो छोटे वाले खट्टे होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, खट्टे होते हैं। अच्छा, वो खट्टे होते हैं। जी हाँ। और जो मीठे सेब होते हैं वो गोल्डन होते हैं। अब उसमें यह है कि रसीले होते हैं, वो उससे आप जूस भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि उसमें सिर्फ आयरन ही आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा। और ये आपके जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, जो कि खून बनाने की सलाहियत पैदा करता है। मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो जुद हजम है ये। अच्छा, सेब खाने के टाइम्स होते हैं। आप सुबह निहार मुँह सेब खाएंगे, सदा जवान नजर आएंगे। अगर आप दोपहर में खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। अच्छा। तो शाम को और रात में मैंने सुना सेब खाने से मना किया, वो कहते हैं कि सोने से पहले सेब नहीं खाना चाहिए, वो बॉडी में ऑक्सीजन की, हाँ, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी होती है। कैसा है? उसमें ये ऐसा होता है, लेकिन इसमें ये है कि जो रात को जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इसलिए वो हजम नहीं कर पाता। बाज़ लोगों को लूज मोशंस की शिकायत होती है, बाज़ को खट्टी मीठी डिकारें भी शुरू हो जाती हैं इससे। लेकिन अगर आप दिन के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, आपके यही चीज़ें दूर होंगी। आपका अगर मैदा ख़राब है, मैदा ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। और दूसरा जुद हजम हो जाएगा, खून बनाने की सलाहियत दिन में 2 औकात में सेब आप खा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप इस तरह अगर सुबह निहार मुँह खाएंगे, वो लोग जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत है, तो वो अपने आयरन को पूरा करने के लिए सुबह निहार मुँह रोजाना 1 सेब खाएं। ठीक है। और ये डायबिटिक पेशेंट भी 1 सेब खा सकता है। और आमतौर पे भी लोग खा सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। बाकी तो डायबिटीज के पेशेंट को हम आम भी मना कर देते हैं, उनको केला भी मना करते हैं, लेकिन सेब एक वाहिद ऐसा फल है जो कि हम डायबिटीज के पेशेंट को हमने अलाउ किया था, क्योंकि सेब भी मीठा ही होता है। मीठा ही होता है, लेकिन इसमें इतनी शक्कर नहीं होती है, नेचुरल शुगर, नॉर्मल नेचुरल शुगर होती प्रोसेस नहीं है। और दूसरे इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, जो कि आपकी किडनी केले के में लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है ये। और दूसरा आपको एक्टिव रखता है, ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप जैसे सेब खाते हैं, आप सेब नहीं खा सकते, आप उसका मुरब्बा खाएं, उस पर चांदी का वर्क लपेट के खाएं सुबह निहार मुँह, तो आपके दिल को ताकत देगी, धड़कन को कंट्रोल करेगी। लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कुछ लोग होते हैं जो कि सेब का छिलका उतार देते हैं कि नहीं खाना, और छिलका, हालांकि तमाम उसकी जो ताकत होती है वो उसके छिलके में मौजूद होती है, लेकिन उसका छिलका जुद हजम नहीं होता। एक ये वजह भी होती है। और दूसरा ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप दोपहर को खाने के बाद 1 सेब छिलकों के समेत खा लें। अच्छा। तो आपकी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी, कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी उससे, जो कि बवासीर होने नहीं देती है। अच्छा। यानी कि हाजमे के लिए इतनी, हाजमे के लिए इतनी बेहतर है ये। अच्छा, बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि देखिए हमने बच्चों को लेकर आना है, एक तो हम जैसे कल विटामिन ए की कतरों के हवाले से बात भी करते हैं कि पोलियो के कतरे भी, विटामिन ए के कतरे भी उतने ही मुफीद हैं। किस तरीके से हम बच्चों की खुराक में भी इनकलकेट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं सेब को? देखिए, किसी भी आप छोटा सा जैसे मैंगो शेक बनाया जाता है, इस तरह आप एप्पल शेक बना लें, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो एप्पल का जूस 1 चम्मच दिन में 2 बार दिया करें। 1 चम्मच उसका, अच्छा, दिन में 2 बार दिया करें। उनकी आयरन की कमी भी पूरी होगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ज्यादा, बाज लोग आयरन को हजम नहीं कर पाते तो उनका भी पेट का भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो 1 चम्मच के हिसाब से बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा। और बाकी बड़े हैं वो 1 कप 1 गिलास इस तरह करके पी सकते हैं। तो इसका कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इसकी कोई चीज़ जो है वो फेंकने की नहीं। इसके अगर बीज हैं, बीज खाए नहीं जाते हैं वो, लेकिन उसे आप लगाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब एक आपको पता है कि बड़ी फेवरेट जो जूसेस में एक रेसिपी होती है ABC, एप्पल, कैरेट्स, बीटरूट। तो इस तरीके से 2-3 फलों को करना, मिक्स करके उनका जूस पीना, स्पेशली सेब के साथ। देखिए, अगर हम लोग बीटरूट यानी चुकंदर का मशवरा देते हैं लोगों को,
कि खून की कमी के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसका जायका ऐसा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमसे खाया नहीं जाता। तो हम उस सूरत में कहते हैं कि आप एक चुकंदर, एक गाजर, एक सेब मिला के उसका सैलेड टाइप का बना लें और वो खाया करें। अच्छा, यानी कि आप भी प्रमोट कर रहे हैं कि जूस से ज़्यादा बेहतर है कि खाया जाए ताकि वो फाइबर ज़्यादा भी बेहतर आए। रहता है। आप सुबह निहार मुंह खाएं, अगर सुबह निहार मुंह नहीं खा सकते हैं तो फिर दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे के टाइम पे खाएं, आपको इसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। आपको आजकल मार्केट में कौन सा ऐसा सेब है, कहते हैं ना कि सेब की भी कोई न्यूजीलैंड का सेब आया होता है, कोई लाल सेब आया होता क्वेटा है, का, कोई क्वेटा का अफगानिस्तान सेब, का। कौन सा सेब ऐसा जो खाया जैसे जा तो सकता आपको है ईरानी ज्यादा सेब अच्छा भी मिलेगा, आपको अफगानी भी मिलेगा। आपको आप सेब जो है वो गोल्डन लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। जो थोड़ा थोड़ा सा पीला होता है। अच्छा, ठीक। और उसी का मुरब्बा भी बनता है। अच्छा, एक जो सेब होते हैं वो बड़े ठोस और फुस टाइप के होते हैं कि उनको मैं तो खरीदते हुए हल्का सा वो प्रेस करके देखता हूँ कि वो बिल्कुल ही दब जाते हैं। हाँ। और उनको खाओ तो ऐसा लगता है जैसे आप भूसा खा रहे हैं। वो कौन से सेब होते हैं? वो ड्राई सेब होते हैं, उसके अंदर आपको रस नहीं मिलेगा। हाँ। वो ड्राई सेब होते हैं। उनकी कोई नस्ल वसल होती है क्या है? नहीं, यही नस्लें होती हैं, इनमें से अलग किया जाता है। वो दरख्त तो वही होता है, आप उसमें से जितने भी निकाल लेंगे आप। तो उसमें यह है कि जो गोल्डन सेब होता है उसमें रस भी होता है, उसमें सब कुछ पाया जाता है। और मैंने जिस तरह अभी शुरू में अर्ज किया कि एक जैसे हम सेब खाते हैं, हम उसके बीज फेंक देते हैं, आप उसके बीजों को जमा कीजिए। अच्छा। आप तकरीबन 50 ग्राम के बराबर आप उसके बीज ले लें, 50 ग्राम आप खजूर की गुठलियां ले लें और 50 ग्राम जौ का आटा ले लें। इनको मिला के पाउडर बनाएं और दूध में उसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाएं। आपके ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। ये तो भाई एंटी एजिंग हो गया। आपने कहा कि सेब के बीज, जो खजूर की गुठलियां हैं वो, साथ में जौ का आटा, इसको हम वजन बराबर वजन मिला के बारीक पाउडर बना लें। 50-50 ग्राम मिला लें, पाउडर बन गया। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना अपने दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट कितनी देर लगाना है? ये पूरे फेस पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरे को धो लें। आप एक बार रोजाना करें, 2 या 3 दिन में आप देखिएगा आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ बताते जाएं कि ये जो आपने मुरब्बा का कहा था, तो मुरब्बे हम वैसे बाहर से लेते हैं, कोई इसका आसान सा तरीका है मुरब्बा बनाने का जो कि घर में? बहुत ही आसान है। आप पहले सेब लें, उसके छिलके उतार लें और उसे आप पानी के अंदर उबाल लें। उबालने के बाद आप चीनी का शीरा बनाएं। अच्छा। फिर उसमें आप इसे डाल लें आप, ठीक है। आप इसे तकरीबन 1 हफ्ता आप रख लें, आप देखिए आपका मुरब्बा तैयार हो गया। अच्छा, शीरा चीनी का ही बनाना है? शीरा चीनी का ही बनता है। हम गुड़ वाला नहीं बना सकते ना? गुड़ वाला भी बना सकते हैं, लेकिन आप चीनी का ही बनता है शीरा। अच्छा। स्टीविया का बन सकता है ताकि शुगर फ्री मुरब्बा हो? नहीं, आजकल बन रहे हैं, काफी लोग बना भी रहेंगे, लेकिन जारी बात है, एक रिस्क वाली बात है। मैं यही मशवरा दूंगा आपको कि आप डायरेक्ट सेब खाएं, मुरब्बा ना खाएं। और शुगर पेशेंट और उसको फिर आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। में लपेट के खाएं ताकि आपका दिल मजबूत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हकीम शाहनवाज जी हमारे साथ मौजूद थे। और सेब जो है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, और कोशिश करें कि आपको, अगर आपके आसपास ऐसे लोगों को पता हो जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, सो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। नहीं उससे, लेकिन वो बात नहीं कि आप ऐसे फल खरीदें जो कि अगला अफोर्ड ना कर सकता हो, और अगलों को ऐसे फल दें ताकि वो भी अल्लाह की नेमतें एंजॉय कर सकें। हाँ जी, बजाय इसके कि और खासतौर पर बतौर मेहमान भी आप कहीं जाते हो तो ये जो केक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके, मिठाइयाँ ना लेके जाएं, फ्रूट्स लेके जाएं, अच्छी रिवायत पड़ेगी। चलिए जी, अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर एक आप तक पहुँचाते चलें। वो ये है कि शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में 100 गवाहों की फहरिस्त आ गई है सामने। और उसके अंदर FIA का जो चालान है उसके मुताबिक कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर मालिकान गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा, दस्तावेज़ात ये भी बताती हैं कि स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और बाकी भी काफ़ी चीज़ें फहरिस्त में हैं। तो आबिद खान से जान लेते हैं। बिल्कुल जी आबिद, मजीद क्या कुछ इस दस्तावेज़ात में सामने आया है? जी बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो शुगर मिल के जरिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके चालान में 100 जो ऐसे गवाहान है उनकी लिस्ट सामने आ गई है, जिनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए अकाउंट्स खुलवाने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के दीगर मामला में। इनमें कबाड़ियाँ शामिल हैं, हार्डवेयर वाले हैं, ड्राई फ्रूट वाले हैं, सैनिटरी स्टोर के मालिकान हैं, स्क्रैप वाले शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वेंडर्स उनके साथ काम करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं और FI जो दीगर जो है वो लोग शामिल है। यानी ऐसे लोग शामिल है कि जो इंतहाई मामूली या आम नौइयत के जो है वो कारोबार करते थे, उन सब के नाम जो हैं वो गवाहान की लिस्ट में शामिल है। और ये गवाहान जो हैं
वो FIA के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। उनके ये जो चालान के मुताबिक ये कहा गया कि इन सब के शनाख्ती कार्ड जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स खोलने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुख्तलिफ मामला थे उनको चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। FIA का ये भी कहना है कि इस हवाले से तमाम दस्तावेजात और शवाहिद को जो है वो चालान का हिस्सा बनाया गया है और तमाम गवाहान को अदालत में पेश करके साबित किया जाएगा कि शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थी और उसी में जो है इन आम लोगों के जो है शनाख्ती कार्ड और उनके नाम पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की 25 अरब रुपए का ये मामला है जो शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ इस वक्त FIA में जेर समाअत है। सही जी, 25 अरब रुपए का ये मामला है जो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जेर समाअत है FIA में। बहुत शुक्रिया जी, आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तो मौजूद थे। और हम ज़रा बात करेंगे किसानों की मुश्किलात के हवाले से। अब जो किसान हैं उनकी मुश्किलात ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं कि खाद वो अवेलेबल इनको नहीं है। जब ये खाद ख़रीदने के लिए जाते हैं तो घंटों घंटों ये लंबी लंबी कतार में खड़े रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जी कतार तो मौजूद रहती है लेकिन खाद ख़त्म हो जाता है। और फिर हो ये सकती ये भी रहा है कि बहुत सारी जगहों पे अब ये जो खाद है ये ब्लैक में भी अवेलेबल है और की कीमतें ऐसी हैं जो कि किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी हम तस्करा कर रहे थे कि बम्पर क्रॉप्स का, और अगर खाद ही अवेलेबल नहीं होगी तो बम्पर क्रॉप्स कैसे होंगी। फिर एक ब्लैक मार्केटिंग वो उरूज पर है, खाद नहीं मिल रही। अच्छा, फिर कतारें लगा रहे हैं। आप सोचें या तो बारी नहीं आती और बारी आती है तो फिर उसके बाद जायदुल कीमत पर सिर्फ 2 बोरी खाद उनको दी जाती है। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जिसका लोगों को सामने है। तो इस पर हम जरा बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से ये ऐसे मसाइल सर उठा रहे हैं जिनका पहले हम सुनने को नहीं आता था। वजीर ज़राअत पंजाब हसैन गर्देसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गर्देसी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जनूबी पंजाब में जो मामला सामने आया है, लोग बहुत परेशान हैं। किसान ज़ाहिर है कि बैकबोन है, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, तो उस हवाले से उनको बड़ी परेशानियाँ हैं। क्या वजह है इसकी? जनूबी पंजाब में इस वक्त आप जानते हैं कि गंदम की सोइंग हो चुकी है और उसको खाद की अब ज़रूरत है। और ये हमारा पीक सीज़न होता है, पूरे साल में सबसे ज़्यादा खाद की डिमांड जनूबी पंजाब में इसी वक्त होती है। और इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कुछ ट्रेडर हजरात इसको ब्लैक करने की कोशिश करते हैं और कुछ हमारे साथ जो इस साल एक और ज़्यादती हुई है वो ये कि जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने पंजाब को कोटे के मुताबिक फर्टिलाइज़र सप्लाई नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पे उन्हें नेचुरल गैस मुहैया की रखी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रोडक्शन जो है होने के बावजूद भी पंजाब का जो शेयर था 70% ऑफ द प्रोडक्शन वो पंजाब को नहीं दिया। शुरू में KP और बलूचिस्तान की तरफ ज़्यादा शेयर जाता रहा है। सही, लेकिन गर्देसी साहब यहाँ पे जो किसान शिकवा कर रहा है वो कह रहा है कि हम घंटों तवील कतारों में खड़े रहते हैं और घंटों के बाद या तो हमें खाद मिलती नहीं है और अगर खाद मिलती है तो मुश्किल से हमें 2 बोरियां खाद की मिलती हैं। सो क्या सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है? मैंने बताया ना, कुछ हमारे ट्रेडर्स भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। हमने इस सिलसिले में छापे मारे हैं, कुछ स्टॉक कॉन्फिस्केट किया है, लोगों को जुर्माने किए हैं, कहीं पे केसेस किए हैं, बल्कि कोई 600-700 के करीब केस रजिस्टर हुए हैं और जुर्माना भी काफ़ी हद तक किया है काफ़ी लोगों को जो खाद को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे। वक्त एक ब्रेक का। बहुत शुक्रिया आपका हसैन गर्देसी साहब, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ब्रेक से पहले ये बड़े मसाइल हैं और ये सोचने से मतलब ये कि आरी सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है कि अगर फसल नहीं होगी तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो कितने बढ़ते चले जाएंगे और लोग कितने परेशान होंगे। और फिर जो और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है और तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई ज़्यादा ना हो तो फिर कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई होगी। बड़े मसले। ब्रेक के बाद आते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर अपने गुफ्तगू के फ़्लो में
इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारे मुंह से कैसे कैसे अल्फाज जो हैं वो निकल रहे हैं, और कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमने एक जहालत में रहते हुए, या मतलब अक्सर क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, तो कोई ना कोई वर्ड हम ऐसा अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद किसी के लिए भी किसी भी शख्स की नौकरी को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा कोई वर्ड बोल देते हैं जिसमें आइडिया नहीं होता कि अगला बंदा कितने कर्ब और अजियत में आ जाता है और हम उसकी तजलील कर रहे होते हैं। जैसे सत्य आप देखें, हमारे यहाँ जो क्लीनर्स हैं जो आते हैं, मतलब ये तो सफाई कर रहे होते हैं ना, इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, आई डोंट वांट टू से इट ऑन स्क्रीन, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो हम इस्तेमाल करते हैं और वो शख्स पर लोग हमसे अफसोस भी होता है, उनके घर वाले भी इनको कहते हैं कि हम तो काम सफाई का कर रहे हैं और सफाई तो निस्फ़ ईमान है, और उसके एवज हमें पैसे दिए जाते हैं और हम अपना घर चलाते हैं। जिस तरह से हर किसी की एक जॉब है, हम अपनी एक जॉब कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान जो है उनके अपने हिसाब से कर रहे हैं, दुनिया में डॉक्टर्स इंजीनियर से लेके इसी तरीके से ये लोग अगर ना हो जो कि आप लोगों की हमारी ग़लाज़त उठाते हैं, तो सोचे ताफुन से ही हम लोग मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बजाय इसके कि मुख्तलिफ तरह के नामों से पुकार के उनकी तजलील करना, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अमीर उमर चमन ने आप कुछ बात करें? बिल्कुल, वो क्योंकि ना ये हमारी अपनी दिमाग की गंदगी को बता रहे थे कि हमारा अपना दिमाग कितना गंदा है। कौन रिपोर्ट कर रहा है जी? अमीर उमर चमन रिपोर्ट करें इस टॉपिक पे, जरा देखिए। बड़े सगीर में हर जगह झाड़ू पोंछ करने या गलाजत उठाने वाले खाकरोब इन लोगों में मुतद्दद का आबाई पेशा नहीं होता, बल्कि पेट की आग बुझाने के लिए इन अफराद को ऐसा काम करना पड़ता है। ये लोग जो हैं ये हमारी गंदगी उठाते हैं। असल में ये लोग जो हैं हीरो है, जो खुद गंद में उतर के जो है हमारी गंदगी जो है वो साफ करते हैं। गलाजत और कचरा उठाने वाले शख्स को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। हम लोगों की गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए गटरों में उतरते हैं और नालियाँ भी साफ करते हैं। इतने काम करने के बावजूद लोग हमसे नफरत करते हैं और हमें ऊंचे बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं और अपने बर्तन वगैरह अलहदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद ने जिला भर के सरकारी दफातर में झाड़ू पोंछा करने वाले मुलाजमीन को नामुनासिब अल्फाज से बुलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये बहुत ही काबिल एहतराम लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हमारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करते हैं, और इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से अगर आपको ये शहर में बेहतरी नज़र आ रही है सफाई के हवाले से, तो इन लोगों की अनथक मेहनत है। हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर सफाई करने वाले ये सैनिटरी वर्कर काबिल इज्जत और लायक तहसीन होते हैं। जी आप ये देखें कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी और इसके अंदर अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चाहते ना चाहते हुए आप लोग ऐसा कर जाते हैं, और जब अपनी फैमिलीज़ में अपने बड़ों को बच्चे ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं विदाउट कीपिंग दैट इन माइंड कि उससे उनकी नफ्सियात पर क्या असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड सत्या आजकल के हमारे बच्चों को पता है। ये तो हमने अपने बचपन में मजाक उड़ाते थे ना जी, किसी का कद लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन आजकल के बच्चे को पता है कि ऐसे अल्फाज बॉडी शेमिंग के जुमरे में आते हैं और बॉडी शेमिंग को बिग नो ये छोटे बच्चे कहते हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों को बॉडी शेमिंग भी सिखाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आप किसी को बुली करते हैं तो उसके असरात ज़िंदगी भर उनकी ज़िंदगी में उनके साथ रहते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े कलमकार से, ताल्लुक़ इनका साहिवाल से, और जो सबसे बड़ा सत्य इन्होंने काम किया वो ये कि इन्होंने कुरान पाक लिखा है और एक एक जो पेज है यू वोंट इमेजिन, वो 41 फीट का एक पेज है और इस पेज पे उन्होंने डिफरेंट रंगों का इस्तेमाल किया है और कुल मिला के कोई 30-31 सफ़ात है जिन पर मुश्तमिल ये कुरान पाक की जिल्द है जो कि उन्होंने खुद लिखी है और डिफरेंट कलर इस्तेमाल। और ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं पीर इम्तियाज़ हैदर, और उनका ये कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कुरान मजीद तहरीर किया है, और वो ये दावा करते हैं कि इस हजम के साथ कुरान पाक की तहरीर और तर्जुमा दुनिया की किसी भी और ज़ुबान में नहीं है। तो इस पर ज़रा अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर इम्तियाज़ हैदर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपने वक्त निकाला। हम बेसिक से सवाल पहला यही करते हैं कि कोई भी इंसान काम करता है तो उसके लिए आइडिया या इंसेप्शन ज़रूरी होती है, इंस्पिरेशन ज़रूरी होती है। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि ये आपको ये करना चाहिए और ऐसा काम जो कि तारीखी हो और दुनिया में पहले कभी ना हुआ हो? मैंने एक कुरान शरीफ तहरीर किया था जिसकी लंबाई 3411 फीट थी और वो 27 इंच चौड़ाई में था और 70 बाई 70 था, और तर्जमे के बगैर भी मैंने एक कुरान शरीफ तहरीर किया था जिसका एक सफ़ा 50 फुट लंबा था, 8.5 फुट वो चौड़ाई में था, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस कुरान पाक को कमिश्नर फैसलाबाद ने इकबाल स्टेडियम में इसकी ओपनिंग की थी।
तो जब वहाँ पे ओपनिंग की, जब उन्होंने नुस्खे देखे तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना हमें तर्जमे के साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तहरीर करके दें, क्योंकि एक किताबी शक्ल में वो नुस्खा हो, और क्योंकि तर्जमे के साथ बड़े साइज़ में किसी भी ज़ुबान में नुस्खा मौजूद नहीं है, हमारा पाकिस्तान का हो जाएगा, इससे मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद होगा, दीन की खिदमत हो जाएगी। तो फिर उनसे मीटिंग करके हमने इसका जो है इस पर काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ये नुस्खा आपके सामने है। अच्छा, तो इम्तियाज़ साहब ये कहिएगा, 41 फुट लंबा सफ़ा जिस पे आप लिख रहे हैं, और वो भी कुरान पाक को लिखना, और एक एक चीज़ पर आपका एम्फसाइज और फोकस इतना ज़्यादा होता है, एक ज़ेर और ज़बर आगे पीछे ना हो जाए, तो आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात तो होती होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी जो सफ़े की लंबाई जैसे आप बता रहे हैं वाकई बहुत ज़्यादा है, और लिखते वक्त ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात तो बनती हैं। कितना बड़ा पेज है और उसको संभालना, फिर उसकी लाइनिंग का ख्याल रखना कि दोनों साइड पे उसको हाशिया बनना एक सा हो, और उसमें अल्फाज का चुनाव भी एक सा हो, तो काफ़ी उसमें मुश्किलात आती थी। और फिर उसकी मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता था कि जो है पेज छोटा बड़ा ना हो जाए। और आखिर में जब आखिर में पहुँचते थे पेज के आखिर के ऊपर, तो उस वक्त ये मसला दरपेश होता था कि तर्जुमा और जो सूरत है वो बिल्कुल आखिरी जो लाइन है वो उसमें आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पे ऊपर ध्यान करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा, और इसको हम जो है ना वो कर गए। फिर इसमें यह है कितने बड़े सफ़े के ऊपर लिखना, और उसको फिर साथ साथ उसकी चेकिंग भी करना, ये भी एक अलहदा मरहला था। थोड़ा सा लिखते थे, उसको चेक करते थे, फिर जो लिखा जाता था उसको अलहदा फोल्ड करते थे, जो लिखा नहीं होता था वो अलहदा फोल्ड होने वाला होता था, और जिस पे लिखना है वो सामने होता था। इस तरह से एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ था, तो उसमें मैं काम करता जाता था। फिर साथ साथ इसको हीट देते थे ताकि जो ये लिखा जा रहा है उसमें अच्छी तरह जज़ब हो, और जज़ब होने और ताकि इसकी को 100 साल को 150 साल लाइफ हो। फिर इसका पेपर का ये था इंतखाब था, पेपर के लिए हम इसको प्लास्टिक का पेज इस्तेमाल किया ताकि ये लंबा, क्योंकि इसने जब इस पेपर को हमने खोलना है तो अगर कागज़ का या कपड़े का हुआ जितना लंबा ये 40 फुट पेज है तो दरमियान से फटने का, शहीद होने का अंदेशा था, इसलिए हमने इसको प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल किया जो कि मजबूत भी है, देरपा भी है, और काफ़ी वो आसानी से मिल भी जाता है। तो अब इम्तियाज़ हैदर साहब बताएं कि ये सारा जो प्रोसेस है कुरान मजीद लिखने का, इसमें कितना अरसा आपको लगा था? इसको लिखते हुए 425 दिन लगे हैं। हज़रत मौला अली करमल्लाह वजल करीम आप नात के कुरान है, इल्म का दरवाज़ा है, तो उनकी यौम जो विलादत है उस पर हमने शुरू किया था। एक रमज़ान शरीफ दरमियान में आया, और दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को, लैलतुल क़द्र की रात को हमने इसको जो है इसको मैंने वाइंड अप करके आका मौला सल्लम के पेश किया कि ये हमारे पाकिस्तानी की तरफ से कबूल फरमाएँ। अल्लाह आमीन, अल्लाह करे। आपने प्यारी नीयत से ये नुस्खा लिखा है। तो ये बताइए कि हम डिफरेंट रंगों का इस्तेमाल भी देख रहे हैं कुरान पाक के इस नुस्खे में, कितने रंग इस्तेमाल किए हैं और कहाँ कहाँ कौन से रंग इस्तेमाल किए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इसके 5 कलर हैं। जो आयतें हैं वो ब्लैक कलर में है, तर्जुमा रेड कलर में है, रमूज़ो का ग्रीन कलर में है, और इसका जो हाशिया है वो ब्लू कलर में है। जहाँ से ये स्पारा शुरू होता है वो सब्ज़ कलर में आयत मुबारक हमने की है ताकि पता चले यहाँ से स्पारा शुरू हो रहा है। जहाँ से शुरू होती है वो सब लाइन जिसे बोलते हैं वो हमने ब्लू कलर में लिया है, ग्राउंड उसकी वाइट है। तो इस जहाँ पे आप सल्लम का नाम मुबारक तर्जमे में आया है तो उसको हमने रेड की बजाय सब्ज़ कलर में लिखा है ताकि आपसे मोहब्बत और क़ीदत का जो इजहार है और मोहब्बत ईमान का हिस्सा है वो भरपूर तरीके से नज़र आ सके। फिर इस कुरान शरीफ में हम जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की जनाब के जो 99 नाम हैं वो भी हमने नेम इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें जो है बड़े बड़े अकाबरीन हैं, पंजतन पाक, अहले बैत तहार, सहाबा इकराम और बड़े बड़े सलासल के जो औलिया कराम हैं उनके नाम जो हैं हमने इसमें ऐड किए हैं ताकि ये हमारी जो निस्बत है इन बड़े लोगों के साथ उसी वसीले से हम इसको आगे चलें। क्या बात है पीर साहब, और अल्लाह पाक आपने ये जो एफर्ट की है, ये जो इबादत की है, इसको मकबूल करे और कबूल भी करे। सो यहाँ पर अब वक्त हो गया इजाज़त देने का, अपना ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।